हेलो एवरीवन। 10 मिनट के अंदर हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो उसको बोलो ज्वाइन कर ले।
ओके, तो शुरू करते हैं। क्या तुम लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? तुम्हारे पास माइक एक्सेस है तो तुम बोल सकते हो। हाँ, दिख दिख रही रही है तो? दिख रही। यस सर। हाँ, दिख रही है, दिख रही है। यस सर। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू गिट एंड गिटहब एजुकेशन। जस्ट a minute. ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं गिट एंड गिटहब के बारे में। अभी पीपीटी दिख रही क्या तुमको मेरी? यस सर। ठीक है। तो शुरू कर दो, स्टार्टिंग कर। सो आज का सेशन है गिटहब एंड गिटहब एजुकेशन के बारे में। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि गिट क्या है, गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं, गिट पे कैसे एक्शन लेते हैं, गिट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और बाकी सारी कुछ। आज का सेशन टोटली गिटहब के बारे में है, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म गिट का। ओके, और मेरा नाम अमित कुमार यादव, मैं बीटा एमएलएस से हूँ और ये सेशन मैं ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज का एजेंडा कि गिटहब क्या है, गिटहब के फीचर क्या है, गिटहब पे रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, और उसको मैनेज करेंगे वेब के जरिए। हमने लास्ट सेशन में सब कुछ कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए किया था, जो वीएस कोड के साथ था। पर इस बार हम सब कुछ वेब से करेंगे। जैसे कि हमारे पास अगर लैपटॉप नहीं है, या हम ऑन द टाइम वीएस कोड यूज नहीं कर सकते, तो हम वेब से कैसे मैनेज कर सकते हैं सारी चीजों को। गिटहब के बाकी और फीचर्स देखेंगे, जैसे ब्रांचेस, पुल रिक्वेस्ट, मर्जिंग। गिटहब कोपायलट के बारे में देखेंगे, क्या है कोपायलट, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए। वर्जन कंट्रोल देखेंगे, जो गिटहब का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। गिटहब एजुकेशन एंड स्टूडेंट बेनिफिट, तुमको गिटहब से कैसे बेनिफिट मिल सकता है। और लास्ट में Q&A सेशन, इसमें तुम अपने डाउट पूछ रहे होगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गिटहब से। उससे पहले हम गिट देखते हैं कि गिट क्या है, आखिर गिट कैसे वर्क करता है। ओके, तो समझो कि हमने जो लास्ट सेशन किया था उसमें हमने गिट का यूज किया था। ये देखो, ये एक मेरा कंप्यूटर है और एक ये मेरे दोस्त का कंप्यूटर है। गिट में क्या होता है कि हम जब भी वर्क करते हैं तो हम, तो समझो किसी भी प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं, जैसे सी पे वर्क कर रहे हैं या फिर किसी और सर्वर पे किसी और लैंग्वेज में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो हमें उस लैंग्वेज के लिए सबसे पहले गिट डाउनलोड करना पड़ता है अपने सिस्टम में, और गिट को रन करना पड़ता है। तो जो गिट है वो हमारे लोकल सिस्टम पे वर्क करता है, यानी कि सिर्फ हमारे सिस्टम पे। पर एक्चुअली जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होते हैं, जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, तो हमें एक से ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है। पर गिट क्या है कि गिट एक सिंगल सिस्टम पे ही वर्क करता है। अगर मैंने एक्सेस दिया तो सिर्फ मेरे सिस्टम पे ही वर्क करेगा। अगर मैंने वीएस कोड अपना ओपन किया, कुछ कोड लिखे उसके अंदर, तो वो सिर्फ उसके लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। पर एक्चुअल लाइफ में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा लोग एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये समझो कि मेरा कंप्यूटर है जो कि मेरा कंप्यूटर है, एंड एक कंप्यूटर भी जो मेरे दोस्त का कंप्यूटर है। ओके, तो ये कंप्यूटर भी जो मेरे दोस्त का कंप्यूटर है। अब हम दोनों इसी पे वर्क कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो या तो मैं अपने कोड को, जितना कोड मैंने अभी तक लिखा है या फिर कुछ भी लिखा, समझो कि मैंने सीखा एक प्रोग्राम लिखा, जिसके अंदर मैंने कुछ कंडीशन वगैरह लिखी, जो भी हैशटैग इंक्लूड stdio.h, जो भी मैंने कुछ लिखा, और stdio.h
एच, ओके। और मैंने कुछ मेन फाइल वगैरह बनाई, सॉरी, और मैंने समझो कि कुछ कंडीशन लगाई कि इफ अगर मैंने एज लिखा कि एक बंदा है जिसकी एज 18 से ज्यादा है तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, ओके। समझो कि ये हमारी दूसरी कंडीशन हुई, जिसमें वो हम प्रिंट करा रहे हैं, ये है प्रिंट आउट, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट की एलिजिबल है, ठीक है। ये मैंने अपने पे लिखा, अपने वीएस कोड के अंदर या फिर अपने कोड एडिटर के अंदर लिखा, जिसके अंदर गिट है, ओके। मैंने इस चीज को पुश कर दिया अपने गिट के फोल्डर में। पर अगर यही चीज मेरे को अपने दोस्त को देनी हुई तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं। या तो मैं इसको ऑफलाइन दूं किसी पेन ड्राइव में या फिर किसी चीज जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करके अपने दोस्तों से दे दूं, तो ये क्या करेगा कि यही जो डेटा है वो मेरे दोस्त के पास भी रहेगा, ओके। कि जो मेरे पास डेटा है वही डेटा मेरे दोस्त के पास हुआ। या फिर मैं कोई ऑनलाइन जैसे ईमेल में लिख दिया उसको, या फिर कोई मैसेज भेज दिया कोड का, तो उसमें वो काम कर सकता है। अब हम, ठीक है। या तो फिर देखो, अब जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे तो हमको दिक्कत कहाँ पे आती है कि समझो कि जो मैंने कोड दिया था अपने दोस्त को कि जिसमें एज की वैल्यू मैंने 80 रखी थी, और वो ही कोड मेरे दोस्त के पास गया तो उसके कोड के अंदर भी एज की वैल्यू 80 ही रखी गई है। पर आगे जाके क्या होता है कि मेरे दोस्त ने कुछ गलती की या फिर कुछ वैल्यू गलत करके उसने एज की जगह 18 की जगह समझो 16 रख दिया। तो अब दिक्कत क्या है कि जो मैंने कोड लिखा है उसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 80 एज का है कि एटलीस्ट मैं 80 साल का होना चाहिए तभी मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ वोट के लिए। पर मेरे दोस्त के कंप्यूटर में क्या है कि मैं 16 पर भी एलिजिबल हूँ वोट देने के लिए। तो कोड में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। इस चीज को सिंक करने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, यानी एक कॉमन पॉइंट जहाँ पे हम चीजें करते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से सब कुछ इजिली मैनेजेबल है। तो मुझे एक सर्वर की जरूरत है, एक ऐसा सर्वर जिससे दोनों का कांटेक्ट हो। सर, एक सर्वर जिससे मेरा भी कांटेक्ट हो, डायरेक्ट कांटेक्ट, और मेरे दोस्त का भी कांटेक्ट हो, तो ताकि मैं कोड जो यहाँ पे लिखा है वो मेरे दोस्त को भी मिले, ओके। तो यहाँ पे जैसे गिट की जो भी हिस्ट्री रही, गिट कैसे वर्क करता है हमने लास्ट सेशन में देखा था। पर हमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है, उसको सिंक्रोनाइज करने में एक ऐसे सर्वर की हमें जरूरत पड़ेगी जहाँ पे चीजें अगर मैंने 18 रखा तो मेरे फ्रेंड के कोड में भी वो 80 हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है गिटहब की। सर्वर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लिनक्स का सर्वर हो गया है, एजूर का सर्वर हो गया है, एडब्ल्यूएस का हो गया, कुछ भी हो सकता है। पर गिटहब एक बहुत बड़ा समझो कि फेमस सॉफ्टवेयर है जिसपे हम चीजें अपलोड करते हैं अपने कोड को, ओके। तो गिटहब एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो गिट के अराउंड बिल्ड हुआ है। और सबसे बेहतरीन बात उसका है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। हम आगे सेशन में देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, ठीक है। गिटहब सिर्फ वर्जन कंट्रोल सिस्टम तक ही नहीं लिमिटेड है, वो कुछ और भी टूल्स है जो प्रोवाइड करता है, जो गिट को और रोबस्ट बना देता है, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है ईयर 1970 या 1980 के डिकेड से, जब कंपनीज कोड अपने कोड को बहुत हाईली सिक्योर वॉल्ट में रखती थी। वो कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे। जो भी आईबीएम था, माइक्रोसॉफ्ट था, या फिर बाकी कोई भी कंपनीज थी जो भी अपने चैटबॉट्स बना रही थी, रोबोट के अंदर जो भी कोड लिख रही थी, उस टाइम पे वो सब कुछ हाईली सिक्योर रखा जाता था, उन्हें पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जाता था। फिर ईयर आता है 2005, जब सन्स माइक्रो टीम्स यानी जिन्होंने जावा बनाया वो गिट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है यार कुछ तो तूफानी करना चाहिए, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो ये सारी कोड का प्रॉब्लम है जो है वो पब्लिकली रहे। तो जैसे ही उन्होंने वर्क करना शुरू किया, जो भी कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करके गिट के ऊपर वर्क कर रहे थे, तब तक गिटहब डिस्कवर नहीं हुआ था, यानी गिटहब बिल्ड नहीं हुआ था। वो सिर्फ गिट के ऊपर वर्क कर रहे थे।
एंड 1990 का जो एरा था वहाँ पे कोड सिर्फ एकेडमिक पर्पज के लिए ही लोगों के लिए अवेलेबल थे, मतलब कॉमन पीपल के लिए बिल्कुल नहीं था। जो टॉप यूनिवर्सिटीज थी या फिर जो टॉप रिसर्चर थे सिर्फ उनके लिए ही गिटहब अवेलेबल था। ओके, फिर अगला साल आता है 2006, जब अपना गूगल एक एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च कर देता है और उसका कोड वो अवेलेबल कर देता है, यानी कि उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं लोगों के द्वारा। फिर नेक्स्ट ईयर 2007 चार दोस्त जो कि जावा के लिए वर्क कर रहे थे, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया गिटहब नाम से, जो सारे कोड को क्लाउड मैनेज कर सके, यानी एक कॉमन पॉइंट हो जहाँ पे चीजें मैनेज की जा सके। और यही टाइम था जब ओपन सोर्स का इंट्रोडक्शन होता है, यानी कंपनी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ही नहीं बल्कि पब्लिकली वो कोड अवेलेबल हो, लोग उसके साथ डील कर सके। और सबसे बेहतरीन कि ये चीजें स्टार्ट की लिनक्स ने। लिनक्स का एक अपना अलग कहानी है। तो गिट गिट की जो मेजर प्रॉब्लम थी ना, वो गिट हमेशा कमांड लाइन से वर्क करता था, तो उसके अंदर यूआई यूएक्स उतना बेहतरीन नहीं था, वो चीजें हो नहीं पाती थी अच्छे से। तो नेक्स्ट ईयर 2007 के बाद आज कहानी 2008 की, जहाँ पे गिटहब लॉन्च हो जाता है पब्लिकली। गिटहब के कुछ अपने फीचर्स थे, जैसे सोशल कोड पब्लिक हो जाता था। एक ऐसा किया उन्होंने जैसे हमारा इंस्टाग्राम है या फिर कोई सोशल मीडिया है, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट उठा के उन्होंने गिट के अंदर लगा दिया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट कर सके, दूसरे के कोड को देख सके, समझ सके, उनके साथ कोलैबोरेट कर सके और बाकी चीजों पे वर्क कर सके। ओके, बहुत सारे फीचर्स थे, धीरे धीरे ये फीचर्स और भी बढ़ते गए गिटहब के अंदर, और गिटहब बहुत पॉपुलर हो गया। और रिमोट सर्वर में गिटहब अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी सर्वर है जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। पर गिटहब अपने यूआई यूएक्स और बाकी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तो मेजोरिटी हम गिटहब पे फोकस करते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है 2018 में, जब गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया $7.5 बिलियन में। और आज 2024 जब हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया है। अगर माइक्रोसॉफ्ट को ओन नहीं करता तो हम ये चीजें नहीं पढ़ रहे होते। ओके, सो गिटहब तुम्हें क्यों सीखना चाहिए, आखिर क्या बेनिफिट्स है गिटहब हमारे लिए? सबसे बड़ी बात कोलैबोरेशन, कि एक कोड पे एक से ज्यादा लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं, यानी कि जो मेरा कोड है उस पर मैं भी वर्क कर सकता हूँ, उस कोड को मैंने सर्वर पे अपलोड किया और मेरा दोस्त भी वर्क कर सकता है। ऐसे क्या क्या हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक से ज्यादा लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर। कोलैबोरेट। दूसरा पोर्टफोलियो, और गिटहब का एक फीचर है रीडमी करके, readme.md5 करके, जिसमें हम अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हैं। और गिटहब एक्स्ट्रा फीचर देता है जैसे कि हम खुद का पोर्टफोलियो भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, थर्ड थिंग इज वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल हम इसको आगे लास्ट में देखेंगे कि क्या है वर्जन कंट्रोल। फिलहाल इतना समझो कि हमारा जो कोड है, कोड हर मोमेंट पे कितना चेंज हुआ, कुछ मैंने नया ऐड किया उस कोड के अंदर या फिर कुछ चीजें मैंने रिमूव की, तो सारी चीजों का वो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। जैसे मैंने एक फाइल ऐड किया तो प्लस फाइल, फाइल डिलीट किया माइनस फाइल, कुछ कोड ऐड किया तो वो सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है। एंड लास्ट फीचर इज कम्युनिटी। गिटहब पे हम बहुत सारे लोगों के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जो बाकी डेवलपर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। और मेजोरिटी लोग गिटहब ही यूज करते हैं, और भी है जैसे गिट बकेट है, गिट लेंस करके है, पर वो उतने फेमस नहीं हुए। गिटहब बहुत ज्यादा फेमस हुआ अपने यूआई यूएक्स की वजह से, तो हम गिटहब को यूज करते हैं। ओके, तो गिटहब के कुछ फीचर्स हैं जो उनको रोबस्ट बनाता है गिटहब को। पहला है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है, समझो कि मेरा एक कोड है, समझो कि जो गिटहब है ना, रिपोजिटरी एक मेन फाइल होती है जिसके अंदर हम सारा कोड लिखते हैं। जिसके अंदर जैसे समझो कि मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, तो वेबसाइट का कुछ हेडर होगा, कुछ फुटर होगा, और कुछ और फंक्शनैलिटी होगी, कुछ जावा स्क्रिप्ट होगा, कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए चीजें होंगी, ऐसे बहुत सारे फीचर होंगे।
या तो हो सकता है कि वो वेबसाइट किसी और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करे। तो उन सबको हम रखते हैं मेन फाइल, एक मेन फाइल बनाते हैं, एक सेंट्रल फाइल जिसको हम बोलते हैं रिपोजिटरी गिटहब पे, जो हम उस गिटहब पे क्लाउड पे अपलोड करते हैं। तो उसके अंदर कई सारे सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम छोटी छोटी फाइलें रखते हैं। समझो कि हमने इंडेक्स के लिए एक अलग फाइल बनाई, जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग फाइल बनाई, फुटर के लिए अलग फाइल बनाई, हेडर के लिए अलग फाइल बनाई। तो हम उन सबको एक साथ एक ही पॉइंट पे रख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने फुटर के लिए एक बनाया, हेडर के लिए बनाया एंड इंडेक्स, 3 चीजों के लिए बनाया। तो इन चीजों को रखने के लिए मैं एक कॉमन फाइल का यूज करूंगा जो होगा हमारी रिपोजिटरी। ओके, तो रिपोजिटरी सबसे हेड फाइल होती है जहां से सब कुछ होता है, मेनली सब कुछ हम वहीं पे अपलोड करते हैं। दूसरा है कमिट। कमिट यानी चेंजेस, जो भी हमारा कोड का एट द इंस्टेंस जो भी हमारा चेंजेस हुआ है उस चीज का रिकॉर्ड रखना ही कमिट होता है। ओके, जैसे कि मैंने कुछ कोड को पुश किया या फिर किसी कोड को पुल किया, तो मैंने अपनी जो फुटर है, मैंने एक समझो कि मैंने फुटर बनाया है। फुटर में मैंने पहले कुछ और लिखा था, मैंने एक दूसरी फाइल बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ और डिटेल रखा था। पर अभी मेरा मूड चेंज हो गया, तो मैं फुटर के अंदर कुछ और रखता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम के लिए माफ करना, वो प्रॉपरली बन नहीं पा रहा मेरे से, अगर समझ रहा है तो ठीक है। समझो कि मैंने फुटर के लिए फुटर डॉट HTML करके फाइल बनाई थी। ओके, पर वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आई। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया। अब मैंने एक नया फुटर बनाया। ओके, समझो कि मैंने एक नया फुटर बनाया इसके अंदर। तो जो मेरा पहला फुटर था उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, यानी कि कुछ ऐड किया और कुछ डिलीट किया, और पुराने फुटर को डिलीट करके समझो एक नया फुटर बनाया। ओके, तो ये जो और इसके और इसके बीच में जो भी चेंजेस है ना, इस लाइन का, इस इस कोड के बीच, मतलब जो हमारा पूरा पहला फुटर था और जो सेकेंड फुटर है, इसके बीच जो भी चेंजेस हुए, इस चेंजेस को हम कमिट के जरिए लिखते हैं। ओके, कमिट मतलब कि मैंने कुछ कमिट किया जिसमें से मैंने पहला HTML जो भी फाइल थी उसको डिलीट किया और एक नया HTML का फुटर का ऐड कर दिया फाइल। तो जो चेंजेस हुए, मतलब ये पहली वाली जो फाइल थी ये सब्ट्रैक्ट हुई और सेकेंड नई वाली ऐड हो गई। ओके, ये कमिट के जरिए होता है कि कुछ इंसर्ट किया, कुछ डिलीट किया, या फिर मैंने किसी कोड को अपडेट किया, उसमें चेंजेस किए। ओके, हे कुठं आहे रे? ब्रांचेस। कुठं आहे रे? ब्रांचेस क्या होता कि अच्छा, का बरं काय करू राहिला? जस्ट अच्छा अच्छा. काही नाही रे, आपण त्या दिवशी त्या फोटोग्राफी मध्ये तुझं रजिस्ट्रेशन केलं होतं बघ, तर त्याचं आलेलं आहे म्हटलं, आता चालू आहे ते. ते रे ते घेणार होते ना प्रोग्राम, त्याचे चालू आहे म्हटलं. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। ब्रांचेस, अब ब्रांचेस क्या होती है कि समझो कि मैंने अपने लिए एक ट्रैक बनाया कि भाई मेरा जो मेन लाइन है, जो मेरे कोड का मेन सेक्शन है जिसके अंदर मैं सब कुछ चीजें कर रहा हूँ, उसको मैंने एक ब्रांच दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो मेन ब्रांच है उसको कुछ भी ना करूँ, उसको वैसा ही रहने दूँ और एक और नया कोड ऐड करूँ। तो उसके लिए हम ब्रांचिंग का यूज करते हैं। पैरेलली एक और ब्रांच में उसे ले चलता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं सारी चीजें लिखूंगा। पहला जो टेक्स्ट था उसके अंदर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वो कोड वैसे ही वर्क कर रहा है। पर एक नया कोड वर्क करने के लिए, एक नया कोड लिखने के लिए, या फिर कुछ नया ऐड करने के लिए मैंने एक ब्रांच बनाई। अब इससे क्या हुआ कि जो मेरी मेन ब्रांच है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। समझो कि मैंने वो वेबसाइट को डिप्लॉय किया हुआ है, जैसे कि मेरी वेबसाइट लाइव है, अगर मैं उसके अंदर कुछ रन टाइम पे चेंजेस करता हूँ, समझो कि मेरा ये होम स्क्रीन का पेज है,
अब मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए, तो हो सकता है तुम साहब बाहर चले जाओ या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक नई ब्रांच क्रिएट करते हैं, ताकि जो हमारा मेन कोड है वो वैसा ही चलता रहे, और एक नई ब्रांच जिसके अंदर हम नए चेंजेस करते रहे और हम उसको टेस्ट करते रहे। उसके लिए हम ब्रांचेस का बनाते हैं। ब्रांचेस को मर्ज भी किया जा सकता है मेन के साथ, और नहीं भी किया जाए, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। पुल रिक्वेस्ट यानी कि यहाँ पे समझते हैं। देखो, जब मैं था, जब मैंने इसके अंदर कोड लिखा, तो मैंने अपने कोड को गिटहब पे जो सर्वर था मेरा, वहां पे पुश किया। ओके, मैंने अपने कोड को पुश किया, यानी कि उस कोड को मैंने गिटहब पे लाइव कर दिया। अब मेरे में तो 18 था, जो एरर मेरे फ्रेंड्स के लिए आ रहा था, इस इसको हैंडल करने के लिए ही पुल पुश रिक्वेस्ट बनाई जाती है। ओके, तो मैंने अपने कोड को जब पुश किया सर्वर पे, जो कि गिटहब का है, ठीक है, जैसे कि गिटहब प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा है। ओके, और भी सर्वर हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम अपना खुद का भी सर्वर बना सकते हैं, टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है। ओके, तो मैं अपने कोड को पुश किया, यानी जो मेरे कोड में एज इक्वल टू वैल्यू 18 है, वो इस सर्वर पे चली गई है। अब जैसा ही मेरा दूसरा फ्रेंड है जिसने इसको पुल किया, ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो मेरा कोड था उसके अंदर वैल्यू 18 थी, और जब उसने पुल किया, यानी जो मेरे कोड को था उसने अपने लोकल सिस्टम में अडेप्ट किया। मैंने जब पुल किया तो मैं अपने लोकल सिस्टम, जो मेरा सिस्टम का कोड था, मैंने उसको पुश किया और उस सी के प्रोग्राम का, और मेरे दोस्त ने उसको पुल किया। जो पुल किया, जब उसने पुल किया, तो उसके अंदर जो वैल्यू एज इक्वल टू 60 थी, जब से ही वो इसको पुल करेगा तो एज की वैल्यू हो जाएगी 18। यानी कि जो मेरा कोड है वो मेरे फ्रेंड के कोड से टोटली सिंक कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने कुछ और चेंजेस इसके अंदर किया, तो ये भी उसके साथ ही मैंने चेंजेस किया और मैंने पुश किया, सॉरी। तो वैल्यू को समझो कि मैंने 18 की जगह फिर से 60 रख दिया, और मैंने उसको पुश किया। और पुश करने का समझो कि जब मेरा पहला पुश था, उसको मैंने अभी 6 PM पे किया। ओके, तो उसके अंदर एज की वैल्यू 18 थी, और मेरे जब दोस्त ने पुल किया, समझो 5 मिनट बाद किया 6:05 पे, तो उसके अंदर वैल्यू ऐड हो गई, एज की वैल्यू 18। पर मैंने अब मेरा मूड चेंज हो गया, या फिर कुछ कंडीशन चेंज हो गई, मैंने 60 किया, और मैंने इसको पुश किया, इस कोड को अपने गिटहब के ऑनलाइन सर्वर पे। ओके, अब इसको जो पुश करने का मेरा टाइम था, वो मैंने रखा 7 बजे। समझो कि मैंने इसको 7 बजे पुश किया। ठीक है, अब मेरे मेरे में वो एज की वैल्यू 16 है मेरे कोड के अंदर, और मेरे दोस्त के अंदर क्या है, 18 है। तो अब वो जब सेकेंड टाइम वो पुल करेगा, सेम कॉन्सेप्ट, जब वो पुल करेगा इस सर्वर से, तो उसके अंदर एज की वैल्यू समझो कि वो 10 मिनट बाद पुल किया 7:10 पे, तो उसके अंदर कोड की वैल्यू वापस अपडेट होकर 16 हो जाएगी। मतलब जब भी मैं कुछ कोड को अपडेट करके पुश कर रहा हूँ और मेरा दोस्त उसको पुल कर रहा है, ओके, तो ये चीजें प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन में है। जो मैंने लिखा मेरे दोस्त को वही मिला, कुछ और नहीं मिला। ओके, तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है गिटहब का, और यही है पुल रिक्वेस्ट। पुल यानी कि ग्लोबल सर्वर से, जो भी सर्वर है उससे अपने लोकल सिस्टम, लोकल आईडी, जैसे कि VS कोड हो गया या फिर JetBrains का कुछ भी ले लिया हमने, उसके अंदर पुल किया, तो जो भी सर्वर से वो पुल करेगा, उस टाइम इंस्टेंस पे जो कोड रहेगा वही पुल होगा, ना कि पहले का। और इन सबकी हिस्ट्री गिटहब मेंटेन करके रखता है। मतलब जिस टाइम पे मैंने पुल किया, जिस टाइम पे मैंने पुश किया, इस सबकी हिस्ट्री गिटहब
मेंटेन करके रखता है। आगे देखेंगे हम कि ये कैसे करता है वो। ओके, एंड कुछ और भी बेनिफिट्स हैं गिटहब के, जैसे इशू एंड प्रोजेक्ट ग्रोथ। तो इशू के अंदर क्या होता है कि हम कुछ इशू क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम ट्रैक कर सके, कुछ बग्स को या फिर कुछ भी प्रोग्रेस वगैरह जो भी है, इन सारी चीज़ों को ट्रैक किया जा सकता है। गिटहब के अंदर कुछ और फीचर है, फिलहाल गिटहब को पायलट के साथ इंटीग्रेटेड भी है, तो हमें एक एआई का एडवांटेज मिलता है गिटहब के अंदर। ओके, हमारा ओके, तो थियोरेटिकल पार्ट तो हो गया, अभी शुरू करते हैं प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो मैं समझ गया कि रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, नहीं सॉरी, गिटहब पे कैसे वर्क करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तुमको गिटहब साइन इन करना होगा अपने लैपटॉप के अंदर, क्योंकि हम वेब से कर रहे हैं। तो अगर तुमने फर्स्ट टाइम किया तो तुम्हें ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा। फर्स्ट टाइम पे तुमको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो ये पेज दिखेगा मेनली। तो तुमको जस्ट यहाँ पे साइन इन साइन अप जो भी तुम करना चाहो, तुम्हारे पास पहले अकाउंट है, पहले से अकाउंट है, डायरेक्टली साइन इन करो। अगर अकाउंट नहीं है, साइन अप करो। उसके अंदर तुम्हें कुछ बेसिक डिटेल भरना होगा। ओके, और फिर साइन अप करना पड़ेगा। तो जैसे ही तुमने साइन अप किया, तुम्हें वो गिटहब की इस पेज तक ले जाएगा, और तुम्हारे सामने ये सेक्शन है, ये नहीं दिखेगा। वहाँ पे बेसिकली कुछ दिखेगा कि तुम अपना रेडमी फाइल क्रिएट करो अपने कोड के लिए, या फिर अपना पोर्टफोलियो का ही रेडमी फाइल क्रिएट करो, ऐसा कुछ लिख के रहेगा। या फिर कुछ जो फेमस रिपोजिटरीज हैं जो ज़्यादा स्टार्ट में है, वो सारी चीज़ें तुमको दिखेंगी। ओके, तो अब शुरू करते हैं अपना पहला रिपोजिटरी बनाना। ओके, तो जस्ट तुम दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्टली योर प्रोफाइल रिपोजिटरी से जाके करो, या फिर तुम्हारे जस्ट होम पेज, जो गिटहब का होम पेज है, वहां से भी तुम यहाँ से इनिशियलाइज कर सकते हो रिपोजिटरी बनाना। तो रिपोजिटरी बनाने के लिए सबसे पहले उसका नेम देना पड़ता है। देखो, जैसे ये मैंने नेम दिया इंट्रोडक्शन टू गिटहब, तो ये क्या बोल रहा है कि द रिपोजिटरी इंट्रोडक्शन इनटू टू गिटहब ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दिस अकाउंट, यानी ये मेरे में पहले से ही एग्जिस्ट करती है रिपोजिटरी। देखो, ये इंट्रो टू गिटहब जो मैंने बनाया 11 आवर एगो। ओके, तो मैं एक नई रिपोजिटरी बनाऊंगा, और जो रिपोजिटरी होती है वो ग्लोबली चेक नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर ही चेक होंगी। ओके, ग्लोबली तुम कैसे भी रख सकते हो। अगर जस्ट मैं इसको ओपन करता हूँ, एक नई रिपोजिटरी। अब जैसे देखो, मैंने 1 लगा दिया, यानी इंट्रो टू गिटहब 1। तो ये रिपोजिटरी अवेलेबल है मेरे सिस्टम के अंदर, यानी मेरे प्रोफाइल के अंदर, ना कि ग्लोबली पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जितने गिटहब यूजर है उनके। जैसे हमारा यूजर नेम यूनिक होता है, वैसे ही हमारी रिपोजिटरी भी यूनिक होनी चाहिए, पर सिर्फ हमारे लिए। हो सकता है कि यही सेम रिपोजिटरी, यही सेम नाम से मेरे फ्रेंड के अंदर भी हो, उसके गिटहब प्रोफाइल के अंदर भी हो। ओके, तो कुछ तरीके हैं, या तो तुम उसे पब्लिक रख सकते हो या प्राइवेट। पब्लिक से हो गए तो तुम्हारे रिपोजिटरी कोई भी देख सकता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह ला सकता है। और प्राइवेट का क्या रहता है कि तुम जिसको एक्सेस दोगे वही तुमको कर सकता है, और जिसको एक्सेस दोगे वही उसके अंदर चेंजेस ला सकता है। ओके, और ऐड अ रीडमी फाइल, एक रीडमी फाइल होती है जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए यूज होती है। फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं, गिट इग्नोर, इसको भी इग्नोर करते हैं। और फिर ये क्या होता है कि जो कोड का पार्ट नहीं होते, जो कोड में अपलोड नहीं होते, वो गिट इग्नोर के अंदर आते हैं। तो लाइसेंस, कुछ लाइसेंस के तरीके हैं, फिलहाल हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो हम जस्ट अपनी डिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। ओके, तो हमारी डिपोजिटरी इंट्रोडक्शन टू गिटहब क्रिएट हो गई, यह पब्लिकली है, पब्लिकली अवेलेबल है। ओके, तो कुछ इसके फीचर्स हैं, जैसे कि कोलैबोरेशन, जैसे कि हमने लिखा था। तो जैसे ही मैंने ऐड कोलैबोरेट पे किया, ये मेरे को ऑथराइजेशन मांग रहा है, जैसे मैंने इसको ऑथराइज किया, तो मैं इसके अंदर देखो, अभी इस रिपोजिटरी के अंदर कोई भी एक्सेस नहीं है, मतलब इसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तो मैं चाहूँ तो अपने दोस्त को यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, उसका यूजर नेम समझ ऐड करके, समझो यूजर को मैंने ऐड किया। सॉरी, ओके, तो देखो, यूजर गूगल करके एक जो गिटहब यूजर है, उसका एक्सेस यहाँ पे इनवाइट के लिए आ गया। तो जैसे ही मैं इसको इनवाइट करूंगा, इस रिपोजिटरी जो
मेरी रिपोजिटरी है इंट्रो टू गिटहब 1, इसका एक्सेस उसको मिल जाएगा और इसके अंदर वो चेंजेस ला सकता है, जो भी चेंजेस करना चाहे। ओके, फिलहाल ऑथराइजेशन पे नहीं जाते हैं। देखो, कोड स्पेस, रिपोजिटरी के अंदर एक खुद का इनबिल्ट कोड स्पेस होता है। कोड स्पेस यानी क्या, जैसे VS कोड है मेरा, तो VS कोड के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह है ये यहाँ पे मेंटेन होती है। बस अगर मेरे सिस्टम में कुछ फॉल्ट है या कुछ प्रॉब्लम है जिससे VS कोड वर्क नहीं कर पा रहा, प्रॉपरली हो नहीं पा रहा, तब फिर मैं चाहता हूँ कि मैं सिस्टम से नहीं वर्क करके डायरेक्टली वेब से वर्क करूँ, तो उसके लिए जस्ट हमें एक कोड स्पेस, एक वर्चुअल आईडी क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, तो ये मेरे को एक वर्चुअल आईडी क्रिएट करके दे देगा। ओके, जैसे ये गिटहब हो गया। अब इसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ये डायरेक्टली सर्वर पे है, इसका हमारे लोकल सिस्टम से कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा, ऑन द क्लाउड, कुछ भी इसका लेना देना नहीं है हमारे लोकल सिस्टम से। हम जो सिस्टम पे चेंजेस कर रहे हैं वो अलग होंगे और ये इसके चेंजेस अलग होंगे। ओके, तो कोड स्पेस वैसे कंपलसरी नहीं है, वैसे हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ओके, और जैसे कि हम कुछ अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हैं, तो हम नहीं कर, हम उसके लिए करते हैं कोड स्पेस का यूज, ताकि हम उसे कर सके इजिली मैनेज। ओके, तो देखो, जैसे ही मैंने अगर रीडमी फाइल ऐड किया ना, तो एक रीडमी फाइल अपने आप ऐड हो जाती है बाय डिफॉल्ट गिटहब की तरफ से। ओके, इंट्रो टू गिटहब, वो जो हमारे रिपो का नाम था सिर्फ वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो आप देखते हैं क्या है। सो जो हमारी जो है अभी इंट्रो टू गिटहब, तो ये हमारा जो रिपोजिटरी है। ओके, जस्ट अ मिनट। इंट्रो टू गिटहब। ओके, ये मेरी जो अभी रिपोजिटरी मैंने क्रिएट की वो है। अब इसके अंदर कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि रीडमी फाइल जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होती है, और इसका स्टेट ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ओके, तो हमने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया, रिपोजिटरी बनाना। कैसे बनाते हैं, जस्ट हम अपने प्रोफाइल में गए और जो दोबारा करके दिखाते हैं। और यहाँ से मैंने न्यू किया, उसके बाद कुछ डिटेल्स भरी और उसके बाद मैंने अपनी एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। ओके, इंट्रो टू गिटहब करके। तो रिपोजिटरी क्रिएट करना बहुत सिंपल है, उसकी बेसिक डिटेल वगैरह तुमको ये वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तुम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ओके, आता है कि रिपोजिटरी के अंदर अपने कमिट्स करें। कमिट यानी जो हम ऑन द टाइम चेंजेस कर रहे हैं, उस चीज को कमिट बोलते हैं। जैसे ये जो मैंने कमिट किया था, इसको पुश किया था, यही चेंजेस होते हैं, ये कमिट होते हैं। तो चेंजेस, इसको टेक्निकल टर्म कमिट है। ओके, तो देखो, जैसे ही मैंने उसके रिव्यू फाइल क्रिएट की, तो एक कमिट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था। ओके, पर हम इसको थोड़ा और चेंजेस करते हैं, जैसे इंट्रो टू गिटहब। देखो, रीडमी फाइल जो है एक मार्कडाउन फाइल होती है, और लाइट वेट जैसे मार्कअप लैंग्वेज होती है, वैसे ही ये भी मार्कडाउन है। ओके, तो इसके सिंटेक्स बहुत हद तक रिजेंबल करते हैं HTML से और उनके सिंटेक्स से, पर कुछ चेंजेस अलग है इसमें। तो जैसे इसमें हेडिंग रहती है, सेम हेडिंग जैसे H1 to H6 HTML में होती है, वही हेडिंग इसके अंदर भी होती है, पर लिखने का तरीका अलग है। अगर मैंने सिंगल हैशटैग लिख के इंट्रो टू गिटहब किया, तो ये सिर्फ ये हेडिंग दिखाएगा, में जो हमारी हेडिंग नंबर 1 होती है, जो सबसे हाईएस्ट होती है, उसको दिखाएगा। अगर मैंने हेडिंग के अंदर कुछ और चेंजेस किए, जैसे कि मैंने डबल हैशटैग लिखा, उसके बाद ना लिखा, ओके, कम लिख दिया, तो अब ये देखो, ये डबल हैशटैग यानी उससे छोटा जो सेकंड हेडिंग होती है, सेकंड हेडिंग होती है, उसके अंदर चेंजेस किया। और अगर ऐसे ही अगर मैंने 3 हैशटैग लिखा और उसके बाद भी कुछ लिखा, तो देखो ये हमारी थर्ड हेडिंग। ओके, कुछ पैराग्राफ लिखने के इसके सिंटेक्स थोड़े अलग होते हैं, पर हम HTML के सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं, उससे भी किया तो भी होता है। ओके, तो यहाँ से प्रीव्यू से ऑप्शन है कि तुम प्रीव्यू से डायरेक्टली ऑन द स्पॉट तुम्हारी जो भी जैसा भी तुम्हारा रेडमी फाइल दिख रहा है तुम उसे देख सकते हो कमिट करने से पहले। ओके, तो जस्ट अब देखो,
ये हमारी डायरेक्टरी क्या है, इंट्रो टू गिटहब 1 रेडमी फाइल और मेन ब्रांच। जैसा कि हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि एक मेन ब्रांच होती है जो हमने क्रिएट किया था, और एक ब्रांच क्रिएट की थी हमने साइड ब्रांच कोड के अंदर के लिए, ठीक है। देखो ये मेन ब्रांच के अंदर चेंज हो रहा है क्योंकि हमने एक साइड ब्रांच क्रिएट नहीं की है, यानी एक दूसरी ब्रांच जिसके अंदर हम चेंजेस कर सके। ओके, ये मेन ब्रांच के अंदर ही कमिट चेंजेस होंगे। ओके, तो जैसे ही मैंने कमिट किया तो देखो जब फर्स्ट टाइम करेंगे हम तो गिटहब थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम रीडमी है या फिर चेंजेस है। तो हम फर्स्ट टाइम के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली क्रिएट readme डॉट एमडी फाइल करके आता है अगर मैंने पहले से नहीं किया तो। और जैसे सेकेंड टाइम मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए तो वो अपडेट करके आता है, पर ये मैसेज को हम चेंज कर सकते हैं। अपडेट readme की जगह हमने क्रिएट readme लिखा तो भी चलता, पर जनरली हम नहीं लिखते ताकि हमको कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि कौन से पोजीशन पे हमने अपने रेडमी फाइल को क्रिएट किया था और कौन से पे चेंजेस किए। सेम यही चीज लागू होती है कोड के लिए भी, कि आखिर कोड कब क्रिएट किया था हमने, कब उसके अंदर चेंजेस किए थे। तो हम कमिट अपडेट ऐसे चीजें चेंजेस करते रहते हैं। ओके, और लास्ट सेशन में हमने ये चीजें और CLI से किया था, यानी कमांड लाइन इंटरफेस से किया था। तो वही चीज वेब से करना बहुत ईजी है, डायरेक्टली बहुत सिंपल है। तो तुमने कुछ लिखा, कमिट चेंज पे गए और कमिट चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक तो कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच जो हमारी मेन ब्रांच है, या फिर हम एक नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अमित यादव 72 जो मेरा यूजर नेम है उसका पैच 1 करके एक ब्रांच है। इस ब्रांच को मैं रीनेम भी कर सकता हूँ किसी भी नाम से, पर मैं फिलहाल के लिए अपनी मेन ब्रांच में कमिट कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये कमिट किया तो अब मेरा जो कोड है, जो readme फाइल का कोड है, वो चेंज हो गया। जो पहले इंट्रो टू गिटहब था अब उसके अंदर दो और टर्म्स आ गए, दो और हेडिंग आ गई, अमित करके और ए करके। ओके, तो ये होता है कमिट। ओके, तो हमने ये किया, तो दोनों कर सकते हैं, और रेडमी नए ब्रांच बना के भी कर सकते हैं और मेन ब्रांच में भी कर सकते हैं। ओके, सो क्रिएटिंग रेडमी फाइल का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि रेडमी फाइल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेजोरिटी यूज होती है, उसके अंदर हम अपने कोड को नहीं लिखते। जैसे कि डिपेंडेंसी वगैरह हुई कि मैंने कुछ ऐसा कोड बनाया है जो मेरे सिस्टम पे कुछ अलग तरीके से वर्क कर रहा है, पर वो मैक के लिए किसी किसी का जिसके पास मैक हो उसके लिए अलग तरीके से वर्क करे, तो कुछ इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी उसको, कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पाइथन का कोड रन किया तो पाइथन के अंदर समझो कि मैंने पांडा यूज किया, तो मेरे में पहले से प्री इंस्टॉल्ड है तो चीज़ें इजीली वर्क कर रही। पर मेरे दोस्त के फ्रेंड के अंदर उसके अंदर उसे आईडी के अंदर नहीं वर्क कर रहा है, एरर आ रहा है। तो उसके लिए हम रीडमी फाइल का यूज करते हैं जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं कि भाई तू देख ऐसा कर, पहले ये डाउनलोड कर पांडा, उसकी लिंक यहाँ है, ऐसे करना है। वो सारी चीजें करते हैं हम रेडमी फाइल के अंदर। मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है वो हम रेडमी के अंदर करते हैं। और जब हम बड़ी कंपनी जब बड़ी कोलेब्रेशन पे वर्क करते हैं, जब एक से ज्यादा, तो हमने जो कोड लिखा वो हमारे कलीग को समझ में आए, हमारे फ्रेंड को समझ में आए, इसके लिए ये मैनेज किया जाता है। रेडमी फाइल मेंटेन की जाती है कि हाँ अगर जैसे मैंने चेंजेस किया और उसके बाद लिखा कि जो इंट्रोडक्शन टू गिटहब है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस ऐड किए कि मैंने ये किया है, तो वो चीज इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। तो रीडमी फाइल का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह होता है, वैसे फॉलो तो नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी हम नहीं करते, मेजोरिटी टाइम नहीं करते हैं। कुछ भी जो मन में आया वो लिख देते हैं रीडमी फाइल के ऊपर, पर करना चाहिए हमें। पहला प्रोजेक्ट टाइटल जो भी हमारा प्रोजेक्ट वगैरह उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब लिखना पड़ता था। इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन कि मेरे सिस्टम में अगर वर्क कर रहा है तो तुम्हारे सिस्टम में कैसे वर्क करेगा, क्या बेनिफिट्स है। लाइसेंस, तो कुछ लाइसेंस के तरीके भी है, फिर जैसे तुम्हारा कोड तुम्हारा ही है परमानेंटली, इस चीज को दिखाने के लिए लाइसेंस यूज किया जा सकता है। और अगर जनरली हम छोटे डेवलपर है तो हम लाइसेंस नहीं यूज करते हैं, हम जस्ट कोड को रेडमी में अपलोड कर देते हैं, जो भी रेडमी फाइल है उसको मेंटेन करते हैं वैसे ही। ओके, अब क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ब्रांच, हमने एक रिपोजिटरी तो बना दी। ये रिपोजिटरी जो सो हमारी मेन, पहले जो हमारी मेन रिपोजिटरी होती थी उसको मास्टर करके बुलाया जाता था। ओके,
अब फिलहाल उन्होंने अपडेट कर दिया है कुछ नियरली 1 to 2 years। तो पहले ये मास्टर होता था, अभी मेन। तो हमारे जो भी कोड होते हैं वो मेन ब्रांच के अंदर चेंजेस होते हैं, जब तक हमने नई ब्रांच नहीं बनाई। जैसे कि ये मेरा रेडियो फाइल था, ये जो भी था ये मेन ब्रांच के अंदर ही, यहाँ पे जो है ना वो मेन ब्रांच के अंदर। और भी कोई ब्रांचेस नहीं दिख रही मेरे को, क्योंकि सिर्फ एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच, और भी कोई ब्रांच नहीं है। तो ब्रांचेस क्या क्या करती हैं कि जब एक से ज्यादा टाइम वर्क करना होता है तो वहाँ पे ब्रांचेस का यूज होता है। तो हमने एक अलग से ब्रांच बनाई कोड 1 करके, जिसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए। ऐसा क्या हो सकता है कि समझो कि एक से ज्यादा लोग वर्क करें, एक टीम एक ही कोड के ऊपर 8 या 9 लोग वर्क कर रहे हैं, तो सबने एक अपनी अलग अलग ब्रांचेस बनाई, उसके अंदर कुछ कोड लिखा और उस कोड को फाइनली पुश कर दिया मेन ब्रांच के लिए। तो क्या होगा कि जो हमारी स्टार्टिंग में जो हमने अलग अलग ब्रांचेस बनाई थी, वो सारी ब्रांचेस लास्ट में जाके मर्ज हो जाएंगी मेन ब्रांच के। तो जो इसके बाद का आउटकम होगा वो सब सेम रहेगा। तो जब ये बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं तो एक ही इंसान सारा काम नहीं कर सकता, तो वहां पे हम यूज करते हैं इस चीज को ब्रांचिंग के लिए। तो ब्रांचिंग क्रिएट करना भी बहुत ईजी है। फर्स्ट मैं तुम्हें अपने दिखाता हूँ, ये देखो ये मेन ब्रांच है। ओके, ब्रांच पे गए, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं दिख रही, सिर्फ मेन ब्रांच। अब जस्ट तुम न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। और समझो कि मैंने अपनी ब्रांच का नाम दिया अमित 1 करके। ओके, सोर्स क्या है, मेन ब्रांच से क्रिएट हो रही है। अगर मल्टीपल ब्रांचेस है तो किसी हम और ब्रांच की भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग ब्रांचेस यूज होते हैं। जैसे मैंने इसको ओवर किया और कोई ब्रांच मुझे नहीं दिख रही, अगर मैंने सर्च किया तो भी नहीं दिख रही। ओके, क्रिएट न्यू ब्रांच, तो अब ये नए ब्रांच क्रिएट कर देगा। तो यहाँ से देखो ब्रांचेस की हिस्ट्री देखते हैं। पहले जो हमारी मेन ब्रांच थी, जो हमने 4 मिनट पहले अपडेट किया था, 5 मिनट, ठीक है, जिसके अंदर हमने रिडमी फाइल को अपडेट किया था। अब मैंने एक नई ब्रांच बनाई अमित 1 करके, जिसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, जस्ट वो ब्रांच क्रिएट है, अभी क्रिएट किए, इसलिए जस्ट आप दिखा रहा हूँ। अब तो गिटहब ये सारी चीजें कैसे मैनेज करता है उसको हम आगे देखेंगे कि ब्रांचेस क्या होते हैं, कैसे करते हैं। ओके, तो PPT पे वापस चलिए। हमने ब्रांचेस, अब ब्रांचेस भी स्विच कैसे कर सकते हैं। जैसे एक से ज्यादा ब्रांच क्रिएट की, तो या तो मेन से यहाँ से स्विच कर सके व्यू ऑल ब्रांचेस करके, तो मुझे 2 ब्रांचेस दिख रही हैं, यहाँ से स्विच करें, या फिर जस्ट इधर गए, कवर किया, जस्ट अ मिनट। देखो ये हमारी मेन ब्रांच और ये हमारी नई ब्रांच, जो हमने ब्रांच को क्रिएट किया था, यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। अभी देखो जो चेंजेस मेरी मेन ब्रांच में है, जो भी किया था हमने, वो सारा का सारा कोड डायरेक्टली कॉपी हो गया हमारी सेकंड ब्रांच के अंदर, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सेकंड ब्रांच है उसके अंदर मैंने कुछ और भी ऐड किया। ओके, समझो किया मैंने उसके अंदर लिखा अमित ऐसा, तो मैंने इसके अंदर कुछ और चेंजेस किए। अब इसको कमिट करते हैं हम। जैसे कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो फाइनली आउटपुट में दिखना चाहिए। ओके, कमिट किया, अगेन ये अपडेट कर रहा है क्योंकि क्रिएट हमने पहले से ही कर लिया है। सेम वही चीजें दोबारा कर रहे हैं और कमिट किया इस चीज को। ओके, जस्ट अ मिनट। सो मैंने गलती से हाइट की जगह स्टॉप शेयरिंग कर दिया। देखो अब जैसे ही मैंने इस एडमे के अंदर अपडेट किया, तो एक नई वैल्यू ऐड हो गई हमारी सेकंड ब्रांच के अंदर, अमित 1 करके जो है, जो हमारी मेन ब्रांच है वो वैसे भी अभी तक है, उसके अंदर सिर्फ 3 ही कुछ चीजें हैं, यही सिर्फ तीनों है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। पर हमारी जो सेकंड ब्रांच है उसके अंदर मैंने कुछ नया कोड ऐड किया और इन ऐसे ही रहने दिया। या फिर एक काम करते हैं, ये जो सेकंड है इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो कुछ रिमूव किया और कुछ ऐड किया ताकि हमको प्रॉपरली दिखे कि कहाँ पे ऐड किया है, कहाँ पे रिमूव किया है। ओके, अब यहाँ से देखो क्या होता है कि जो गिटहब है हमारा ट्रैक मेंटेन करता है। वो रिक्वेस्ट आगे देखते हैं। गिटहब ब्रांचेस का
ट्रैक मेंटेन करता है ताकि कि हमारे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जस्ट तुम अपनी वीडियो फाइल के अंदर गए, हिस्ट्री के अंदर जाके देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले इनिशियलाइज किया हमने उस ब्रांच को जो अमित वन करके है, जो हमारी ब्रांच है, उस ब्रांच को इनिशियलाइज किया। ओके, 14 मिनट्स अगो। और उसकी एक आईडी है, हर कमिट की एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। ओके, हम इसी आईडी के जरिए वेरीफाई करते हैं कि हमारे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, ये सेकेंड टाइम मैंने ऐड किया, कुछ थर्ड टाइम पे अपडेट किया और फोर्थ टाइम पे अपडेट किया। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, तो अभी देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारी ये फाइल थी, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए। जो हैशटैग ए वाला जो था, वो मैंने चेंज कर दिया, उसको हटा दिया। तो वो इधर दिखा है, जो हटाया वो पार्ट इधर है। सॉरी, ये हमारा ब्रांच का पहले का है स्नैपशॉट, और ये बाद का। रिमूव क्या हुआ? माइनस। देखो यहाँ पे जब ये माइनस लिखा है, इसका मतलब ये रिमूव हो गया है। जस्ट मैं थोड़ा और पहले जाता हूँ और मैं अपनी जब मैंने ऐड किया था उस टाइम पे देखते हैं। तो देखो, पहला हैशटैग और दूसरा हैशटैग, वैसे ही 2 हेडिंग है, पर कुछ नई चीजें ऐड हुई जो भी हमने अपने कोड के अंदर ऐड किया था, अमित 11 करके। तो ये चारों स्पेस, तीनों स्पेस और ये ऐड हुआ। तो गिटहब यही ट्रैक रिकॉर्ड करता है कि हमारे अंदर कब हमने अपने गिटहब के अंदर कब क्या चेंजेस किए। ये रेडमी पे ही एप्लीकेबल नहीं है, एक्चुअल कोड पे भी एप्लीकेबल है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो जिससे जैसे वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर टाइम के बाद रिवर्ट कर जाऊँ, तो नहीं, मैंने ये चेंजेस जो किए थे ये गलत कर दिए, अब मैं पहले वापस आना चाहता हूँ, तो वहाँ रिवर्ट भी कर सकते हैं हम चेंजेस को। जो सबसे रोबस्ट फीचर है गिटहब का, और ये गिट के अंदर भी होता है। ओके, गिट देखो, गिट एक डिफरेंस जो नहीं समझ में आता, गिट हमारा लोकल सिस्टम पे वर्क कर रहा है, उसका क्लाउड से कुछ भी लेना देना नहीं है। पर गिटहब एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो गिट के अराउंड बिल्ड हुआ है और चीजें मैनेज करता है। ओके, तो ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं, क्रिएटिव, ये हो गया। अगला, पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। पुल रिक्वेस्ट यानी कि देखो, जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो हमने अपने कोड को, जैसे मैंने अपने कोड को पुश किया था यानी सर्वर पे अपलोड किया था, जो गिटहब का है। यहाँ पे मैंने अपलोड किया, ये सर्वर पे अपलोड किया। ओके, और जैसे ही मैंने उसको पुल किया तो वो मेरे लोकल सिस्टम के अंदर आ गया, यानी मेरी पर्सनल ब्रांचेस के अंदर वो चीजें आ गई। जो भी इसका कोड था वो मेरे ब्रांचेस के अंदर आ गया। ओके, हेलो। तो पुल रिक्वेस्ट का जब भी हम बड़े सेशन पे वर्क करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत यूजफुल होता है कि कोलैबोरेशन के टाइम बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, तो अब हम पुल करके देखते हैं। जैसे ही हमारी, देखो यहाँ हमारी ब्रांचेस है अमित वन करके। यहाँ चले, जस्ट अ मिनट, नहीं, हाँ, अब देखो, पुल रिक्वेस्ट करने के लिए सिंपल है, और हम रीड से भी कर सकते हैं, कुछ रीड की कमांड्स होती है जिससे हम पुल कर सकते हैं, पर हम वेब से कर रहे हैं, टोटली वेब से। ओके, तो मैंने जस्ट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ से न्यू पुल रिक्वेस्ट किया। ओके, अभी देख लो, ये मेन ब्रांच हूँ, मेन ब्रांच। देखो, अगर मैंने मेन ब्रांच, अभी देखो कि ये जो पहला एरर हमको आ रहा है कि हमने मेन ब्रांच से अमित वन के अंदर किया पुल, तो क्या एरर आ रहा है? यहाँ पे लिख रहा है देयर इज नथिंग टू कंपेयर। क्यों नहीं है? जस्ट समझते हैं। जो हमारा पहला कोड था, उसके अंदर हमने सिर्फ 3 ही चीजें, जो हमारा मेन ब्रांच है उसके अंदर इंट्रो टू गिटहब भी सिर्फ था। ओके, सिर्फ इतना चेंजेस हुआ था गिटहब वन करके। ये हमारी मेन ब्रांच है। ओके, इसके अंदर इतना ही हुआ। पर जो मेरी नई ब्रांच है, जिसको मैंने अमित वन नेम दिया था, ओके, उसके अंदर मैंने इंट्रो टू गिटहब के साथ कुछ और भी ऐड किया था। पहले ये कर लो, और उसके बाद मैंने 2 हेडिंग लगाई, सर 2 हेडिंग लगाई थी। उसके बाद कुछ तो लिखा था, जस्ट अ मिनट,
देखो जो हमारी जो मेन ब्रांच है उसके अंदर 3 चीजें हैं, इंट्रो टू गिटहब, अमित और ए करके। ओके, ये हमारी मेन ब्रांच के अंदर है। जो हमारी सेकेंड ब्रांच है यानी अमित वन जो मैंने क्रिएट की, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। अब यहाँ पे मैंने कुछ नई चीजें ऐड की हैं। सॉरी, ये है, समझो। ठीक, पुरानी चीजें कुछ थी, उसके अंदर मैंने कुछ नया ऐड किया। तो पहला जो हमारी मेन ब्रांच है उसके अंदर अमित वन है, अमित है ए करके है, और जो हमारी साइड ब्रांच है जिसको हमने नाम दिया था अमित वन। ओके, अब जब भी हम पहला कंपेयर कर रहे हैं यानी मेन ब्रांच को कंपेयर करें बेस ब्रांच यानी जो अमित वन करके है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने को नहीं है। जो अमित वन है जो मेन ब्रांच का है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ओके, पर अगर हम यही चीजें रिवर्ट कर दें तो कंपेयर में हमने अमित वन रखा और अपनी यहाँ पे मेन ब्रांच रखी। ओके, तो मेन ब्रांच के अंदर देखो कुछ चेंजेस है, जैसे कि पहला हैशटैग ए को रिमूव कर दिया था और ये अमित वन करके ऐड किया इसके अंदर। जो भी ये चीजें, मतलब इसके और इसके बीच कुछ तो चेंजेस हुआ है पहले से। इसी चेंज को मेंटेन करने के लिए हम मेजोरिटी पुल रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। जो इन दोनों के बीच में चेंजेस हुआ इसके लिए पुल रिक्वेस्ट। अब ये चेंजेस नहीं हुए होते जैसे कि हमने पहले किया, जैसे कि हमने इसको रिवर्ट कर दिया, तो यहाँ पे वो पुल रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर का जो कोड है वो पहले ही अवेलेबल है अमित वन के अंदर, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पर जैसे ही मैंने शिफ्टिंग चेंज की, इनको रिवर्ट किया इनका डायरेक्शन। ओके, तो जो हमारी मेन ब्रांच उसके अंदर हमको पुल रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आ जा रहा है कि हम पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पुल यानी क्या, जो हमारा सर्वर है उससे हम अपने लोकल आईडी के अंदर कर रहे हैं। इन केस ऑफ गिटहब हम सिर्फ उस ब्रांच के अंदर कर रहे हैं। ओके, तो देखो पहला माइनस, माइनस यानी हमने जो ट्रिपल हैशटैग 4 टाइम्स ए था इसको रिमूव किया और कुछ नई चीजें ऐड की। 3 स्पेसेस ऐड किया, हमें किया, और 5 टाइम्स 1 ऐड किया। इसके लिए वो पुल रिक्वेस्ट ऐड हो रही है। ओके, तो जस्ट ये पुल रिक्वेस्ट किया, तो देखो टाइटल मैंने अमित वन ही रखा, समझो कि अमित वन रिक्वेस्ट लिखा। ओके, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि हमने क्यों किया था, क्या हमको लगा चेंजेस करने के लिए। ओके, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया, तो जस्ट एक ये पुल रिक्वेस्ट यानी चेंजेस का एक क्रिएट कर देगा। तो अब देखो ये कुछ वेरीफाई किया अभी कि ये मर्ज करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। मर्ज यानी क्या, तो ये हमारे पीपीटी ये जो मर्ज पुल रिक्वेस्ट होता है, समझो कि और ये डायग्राम समझो कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट है क्या। ये मेरी मेन ब्रांच है, जो मेरी मेन ब्रांच चल रही है, जो मैंने एट द स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट बनाया था, गिटहब से बाय डिफॉल्ट बनी थी। अब मैंने उससे एक नई ब्रांच क्रिएट की थी अमित वन करके, वो यहाँ पे थी। इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किया और कुछ नए कोड ऐड किए और पुराने को रिमूव किया। अब इस ब्रांच को मैं चाहता हूँ कि दोबारा मर्ज कर दूं मेरी मेन ब्रांच के साथ, यानी ये कोड जो मैंने नए में ऐड किया वो टोटली फंक्शनेबल है, उसको मैंने अपनी मेन ब्रांच के अंदर ऐड कर दिया। तो इस चीज को बोलते हैं मर्ज। ये जो क्रिएट किया, जो ब्रांचेस सेपरेट की उसको पुल रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैंने एक नई ब्रांच की, और जब इसको वापस करना पड़ता है यानी हमारे मेन ब्रांचेस के अंदर इसको मर्ज कर देते हैं चेंजेस करके, तो उसके लिए है ये मर्ज का ऑप्शन। ओके, तो देखो मर्ज पुल रिक्वेस्ट, जो और मैंने अभी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, जो भी नए चेंजेस किए थे अपने कोड के अंदर उसको मर्ज किया। ओके, तो जस्ट मैं कॉन्फ्लिक्ट मर्ज को मर्ज करता हूँ। तो देखो अभी जो ओपन था यहाँ पे जब भी ओपन लिखा था उसके अंदर ये चीजें अभी मर्ज आ गई, यानी जो मेरी पुल रिक्वेस्ट नई क्रिएट हुई वो मर्ज हो गई। ओके, तो जब भी पुल रिक्वेस्ट करते हैं और
पुल रिक्वेस्ट हो तो उसमें कई सारी चीजें कर सकते हैं। पहला है मर्ज, दूसरा उस पुल रिक्वेस्ट को क्लोज कर सकते हैं, तीसरा पुल रिक्वेस्ट को ही एडिट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर ही कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ओके, जैसे ही ये मर्ज हो गया, यानी मेरा जो कोड था वो मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो चुका है। अमित 1 से जो मेरा कोड था वो मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो चुका है। तो अमित 72 मर्ज 2 कमिट, मैंने 2 कमिट इनटू मेन ब्रांच, 2 कमिट को मर्ज किया, कहाँ से? अपनी ब्रांच से, अमित 1 करके जो प्राइमरी ब्रांच थी उसे 2 चीजें मर्ज किया। इसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जो एक यूनिक आईडी जनरेट होती है हर टाइम जब भी कुछ भी चेंजेस किया, पुल किया, पुश किया, जिससे हम उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन, यानी कि जो चीजें मैंने पुश की उसको रिवर्ट किया। सिंपल वर्ड कि जो चीजें मैंने यहाँ से मर्ज कर दी मेन ब्रांच के अंदर, उसको मैं रिवर्ट कर लूँ। समझो कि मैंने कुछ ऐसा कोड लिखा जो पहले तो वर्क कर रहा था, पर बाद में या तो वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े। मैं अगर मेन ब्रांच के अंदर ही किया तो ऐसे बहुत सारे चीजें क्लस्टर हो जाएगा एक साथ, बहुत सारे टाइम कोड एक ही बार एडिट 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 करके ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके लिए मैं रिवर्ट कर सकता हूँ। तो ये जो स्टेज है ये रिवर्ट होकर वापस इसी स्टेज पे आ जाएगा। हमारा गिटहब जो हमारा ब्रांच है वो इसी स्टेज पे वापस रिवर्ट होकर आ जाएगी। ओके, फिलहाल मैं मर्ज नहीं कर रहा, रिवर्ट नहीं कर रहा, ताकि तुमको ये चेंजेस दिखे। ओके, और हाँ, जैसे ही मैंने मर्ज कर लिया तो जो मेरी साइड ब्रांच थी, ऑप्शनल ही रहता कि हम साइड ब्रांच को डिलीट कर देते हैं, तो जो हमारा कोड है वो तो मेन ब्रांच के अंदर पहले ही अपलोड हो चुका है, तो साइड ब्रांचेस की उतनी जरूरत नहीं रहती। बस नहीं करते, ऑप्शनली है, ये ऑप्शनल है, कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब ये बड़े प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं तो वो प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए अपने साइड ब्रांच को डिलीट कर देते हैं। ओके, तो मैं नहीं कर रहा, वैसे ही रहने देते हैं। अब मैं अपने रेपोजिटरी के अंदर जाता हूँ, जो मेरी इंट्रो टू गिटहब पर जो मेरी रेपोजिटरी है। अब देखो, जब भी हमने चेंज नहीं किया था तो उसके अंदर सिर्फ 2 चीजें, ये चीजें थी, ये था, और यहाँ पे कुछ और था, ये वाला कोड था 4 टाइम्स ए मेन ब्रांच के अंदर। साइड ब्रांच की बात नहीं कर रहे, मेन ब्रांच के अंदर हमारी ये सारी चीजें थी। ओके, ये पर जैसे ही हमने चेंजेस किया और उसको पुश कर दिया, यानी ये जो अपडेट है ये इसके अंदर आ गया, जो मैंने नई चीजें ऐड की थी अमित 111 करके और अमित करके, ये चीजें हमारी इस ब्रांच के अंदर दिख रही है मेन ब्रांच के अंदर। और यहाँ पे साइड ब्रांच की नहीं बात है, तो ये हमारी मेन ब्रांच है। हमारी साइड ब्रांच, यही कोड जो हमारी साइड ब्रांच में था, देखो ये कोड हम इसको मर्ज कर चुके हैं अपनी मेन ब्रांच के अंदर। ओके, तो हमारी मेन ब्रांच भी वैसी ही दिख रही जैसा कि हमारी साइड ब्रांच दिख रही। ऐसे अगर मल्टीपल यूजर हो तो सबकी एक साइड ब्रांच अलग होगी, और जो हमारी मेन ब्रांच होगी सबका उनका कोड यहाँ पे अपडेटेड होगा। ओके, यहाँ से हम ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि हमने क्या क्या किया था। जो भी हमारी मेन ब्रांच थी, यहाँ पे हम मेन ब्रांच की बात करें, साइड ब्रांच की नहीं। तो पहले इनिट किया था, यानी कि जो हमारी मेन ब्रांच था उसको इनिशियलाइज किया था, फिर उसके अंदर पहला चेंज किया, दूसरा चेंज किया, तीसरा चेंज किया, और लास्ट में एक मर्ज किया। ये सारी चीजों का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। गिटहब, यही काम सबसे बेस्ट है गिटहब का, कि वो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि मैंने इसको चेंजेस करना हुआ तो मैं गिट से भी कर सकता हूँ, और कमांड लाइन इंटरफेस से VS कोड के जरिए, या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। उसके लिए बस मुझे ये आईडी चाहिए, ये यूनिक आईडी। ओके, सो वापस चलते हैं PPT। तो तुम्हें एटलीस्ट समझ गया होगा कि मतलब क्या क्या है, रिपोजिटरी क्या है, कमिट क्या करते हैं, रिपोजिटरी रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कुछ लाइसेंस क्या है, रिडमी फाइल क्या होती है, और रिडमी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर चेंजेस कैसे करते हैं, और ब्रांच क्रिएट कर किया हमने अमित 1 करके, और उसके बाद हमने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, और पहले पुल किया बाद में उसको पुश किया। तो जब भी हमने पुल किया था तो तभी पुल के टाइम पे हम कंपेयर कर रहे थे, अरे यहाँ पे जब से हमने पुल किया था उस टाइम पे कंपेयर कर रहे थे। देखो अभी फिलहाल कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं है, जो मेरी पहली पुल रिक्वेस्ट थी उसको मैंने मर्ज कर दिया था, तो ये कंपेयर किया था हमने मेन टू मेन, देखो मेन टू मेन कंपेयर किया, यानी मेन को मेन से ही कंपेयर करा, तो दोनों के बीच कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये नहीं दिखाएगा कंपेयर एंड रिव्यू जस्ट अबाउट थिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा कि हम नई पुल रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। पर
अगर हमने देखो जैसे कि अभी अमित 1 किया और जब मेन किया, जो हमने ये काम लास्ट टाइम किया था, तो अमित 1 से मेन में चेंजेस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो अमित 1 की फाइल थी, उसके अंदर कुछ चेंजेस ये थी। अभी जब हमने उसको मर्ज कर दिया है, तो वहाँ पे वो पुल रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहा है। मेन वाले अगर ब्रांचेस चेंज किए, तो यहाँ पे देखो, अब जो हमारी अमित 1 ब्रांच है, उससे पुल रिक्वेस्ट दिखा रहा मेन ब्रांच से अमित 1 के लिए, यानी जो हमारी मेन ब्रांच है, जस्ट ये इससे इसको मर्ज करने के लिए दिखा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस है। अमित 1 और ये चीजें इसके अंदर इंसर्ट नहीं हुई थी। ओके, तो ये वहाँ पे हम मर्ज कर सकते हैं। ये काम होता है मर्जिंग वगैरह का, जो बड़े प्रोजेक्ट्स को वर्क करते हैं। अब ऐसा तो कोई भी कर सकता है मेरे रिपोजिटरी वगैरह के साथ, कि जो भी आया, कोई भी मेरे रिपोजिटरी के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहा तो वो कर सकता है। तो फिर मेंटेन कैसे रहेगी कंसिस्टेंसी, कि मेरी रिपोजिटरी मैं ही ऑन करता हूँ। तो वहाँ पे जो हमारा गिटहब है, एक एसएसएच की जनरेट करता है। एसएसएच की यानी सिक्योर सेल, एक ऑथेंटिकेशन है, जो जैसे कि मैंने इस चीज को ये जो कमांड है इसको अपने गिटहब के अंदर CLI कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर रन किया, तो एक एसएसएच की जनरेट करेगा। तो 2 एसएसएच की जनरेट होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अब एसएसएच की 2 जनरेट होती है। एक पब्लिक वाली, जो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल रहती है, जो भी उसके अंदर चेंजेस करना चाहा तो उन सभी लोगों के लिए। ओके, और एक प्राइवेट रहता है। पब्लिक में क्या रहता, वो पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब जो भी मेरा गिटहब, जिसने भी मेरे गिटहब को विजिट किया और यहाँ तक पहुंचा, तो उसको विजिबल होगी मेरी पब्लिक की। मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। ओके, और सेकेंड टाइम, और सेकेंड होता है प्राइवेट की जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास ही रहेगा, या फिर मैंने जिसको ऑथेंटिकेट किया ये उसके पास ही रहेगा एक्सेस। तो पब्लिक की का उतना यूज नहीं होता। मेनली जब भी कमिट चेंजेस वगैरह करते हैं, तो हम सॉरी प्राइवेट की से ही किया जा सकता है। ओके, तो जब भी मैंने अपने कमांड लाइन के अंदर जो भी एसएसएच की कमांड रन की, तो उससे एक की जनरेट होती है। या तो मैं की इधर अपने सेटिंग से भी जनरेट कर सकता हूँ, जस्ट वो एसएसएच की एंड जीपीजी की, तो मैं यहाँ से भी की जनरेट कर सकता हूँ। पर और ये आई थिंक पब्लिकली रहती है, जो हमारी कमांड से वर्क करती है वो प्राइवेट रहती है। और पब्लिकली की एक और खासियत है कि जो पब्लिकली हमारी की रहती है, उसके अंदर डॉट पीबी से एंड होता है। पब्लिकली यानी एक रैंडम नंबर की का इतना ही मतलब है, और जो प्राइवेट रहता उसके अंदर जस्ट एक रैंडम नंबर समझो, कुछ ऐसा है। तो ये मेरी पब्लिक की हुई, प्राइवेट की, और पब्लिक में कुछ ऐसा है डॉट पीबी, जो पीबी से एंड हो रही है, वो मेरी पब्लिक की है। इसके अंदर डॉट पीबी, और जब भी तुम करोगे क्रिएट, वैसे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा अगर क्रिएट करने जाए तो हम अगले सेशन में कभी देखेंगे इसको, तो वहाँ पे डॉट पीबी, और मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर देंगे हम, कि कैसे करना है, क्रिएट कैसे करते हैं, और बाकी सारी चीजें। तो जिसके पास एक्सेस रहा सिर्फ वही चेंजेस कर सकता है मेरे गिटहब के अंदर, और अपने प्राइवेट की शेयर नहीं करनी चाहिए लोगों के साथ। जैसे जिसमें हम बिलीव करते हैं सिर्फ उसको ही दो, जो उसके अंदर कोलैबोरेटर है हमारे कोड के अंदर, उसको ही रहे। अगर कोई भी करने लगा तो उसके अंदर बहुत सारी गलत चीजें भी अपलोड कर देगा वो, तो कुछ लाइसेंस वगैरह है जिनके हिसाब से ही करना पड़ता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि जो लाइसेंस, जैसे कि MIT का लाइसेंस होता है, तो वो क्या होता है कि वो उन लोगों का सिक्योर है, मतलब हम उस कोड को यूज तो कर सकते हैं, पर उस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते। और मैंने वही उनके परमिशन के बिना अपने अंदर यूज किया, अपने रिपोजिटरी के अंदर यूज किया, तो वो गलत हो जाएगा। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट की जरूरत पड़ती है। ओके, हमने मर्ज भी किया,
PR खोला। अब सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम या सेंट्रलाइज VCS, जिसको VCS बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कैसे वर्क करता है। मेनली दो तरह के होते हैं, सेंट्रलाइज होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब हम देखते हैं वर्जन कंट्रोल वर्क कैसे करता है। तो समझो कि ये हमारे मेन ब्रांच है जो मैंने स्टार्टिंग में क्रिएट की, या जब भी मैंने अपनी रिपोजिटरी क्रिएट की उस टाइम पे जो ब्रांच क्रिएट हुई, ये है वो। अब इसके अंदर मेरा एक दोस्त लैरी पेज, उसने कुछ ब्रांच का एक नई ब्रांच बनाई और उसके अंदर कुछ कोड लिखा। ओके। और मेरा एक दूसरा दोस्त, जो भी नाम इसका मुझे नाम नहीं पढ़ना आ रहा है, ओके, उसने एक ब्रांच क्रिएट की और वो वहां पर कोड किया। तो जो मेरी मेन ब्रांच थी, जैसे समझो कि मैंने एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो मैंने वेबसाइट का मेन ब्रांच किया जिसके अंदर सारे कोड होंगे। मैंने उसका फूटर लिखने को दिया अपने इस वाले दोस्त को, तो उसने एक उसका साइड ब्रांच क्रिएट किया, उसके अंदर वो फूटर लिखा और मैंने हेडर के लिए अपने दूसरे को दिया, तो उसके अंदर वो कुछ ये जो इंस्टेंस नहीं है कमिट हो रहे हैं। मतलब मैंने मेन ब्रांच की उसके अंदर कुछ कमिट किया, साइड में उसके अंदर कुछ कमिट, और ऐसे मेरे दोस्त ने किया। ओके। अब इस चीज को मैंने वापस मर्ज कर दिया। अब जब भी मैं चाहूँ रिवर्ट करना, जैसे कि हमने देखा था ना गिटहब के अंदर, यहाँ पे रिवर्ट करने का ऑप्शन था, यहाँ पे जब मैंने मर्ज किया था तभी। ओके। तो जैसे ही मैंने रिवर्ट किया और मैंने क्या किया कि जो अपनी साइड ब्रांच थी उसको रिवर्ट किया, तो यानी ये जो कोड इतना अपलोड हुआ था ये रिवर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका इंस्टेंस। पर बाकी सारा सिस्टम, बाकी जो मेन लाइन है वो वैसे ही वर्क करती रहेगी। अगर हम अलग ब्रांचेस नहीं बनाते हैं, एक ही चीज के अंदर सब कुछ कर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा खिचड़ी मच जाती। और ऐसा होता कि मैंने पहले यहाँ कमिट किया, मेरे दोस्त ने यहाँ कमिट किया, फिर उसके बाद मेरे तीसरे दोस्त ने ऐसा किया और मैंने रिवर्ट किया, तो ये जो बीच का कोड होगा ना, बीच का, ये भी रिवर्ट हो जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जो इसने किया, ये कुछ गलत कोड अपलोड कर दिया या फिर प्रॉपरली नहीं किया, मुझे वो पसंद नहीं आया, तो वहां पे सिर्फ मैं उसके चीजों को ही रिवर्ट करूंगा और बाकी मेरा सारा ब्रांच प्रॉपरली वो आगे बढ़ता रहेगा। ओके। ये है। और जस्ट एक देखो ये गिटहब कैसे उसके अंदर वर्क करता है। समझो ये सेंट्रल रिपोजिटरी जो हमारा रिमोट सर्वर था, यानी गिटहब, गिट नहीं, गिट हमारा लोकल सिस्टम और गिटहब हमारा रिमोट सर्वर। ओके। तो उसका मैंने एक क्लोन किया। क्लोन करने के लिए हम फॉग का यूज करते हैं। और जैसे कि मैं किसी रिपोजिटरी पे गया हूँ, ओके, और जैसे कि एक रिपोजिटरी है ये, मैंने इसको ओपन किया, तो अगर मुझे इसको फॉग करना हुआ, तो जैसे ही मैं इसको फॉग करूंगा, यानी फॉग किया यानी मैंने इस पूरी रिपोजिटरी का, इसके अंदर जो भी कोड थे, जो भी चीजें थी, वो सारा कुछ फॉग किया अपने अंदर। जैसे देखो यहाँ पे मैंने फॉग किया, तो किस नाम से किया, जो मेरे रिपोजिटरी में अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल है तो मैंने इसको फॉग किया और क्रिएट फॉग, यानी सेम टू सेम उसकी एक कॉपी मेरे रिपोजिटरी के अंदर भी आ गई। जैसे ही मैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर जाता हूँ, तो रिपोजिटरी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे F5TS जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था, वो अब मेरी रिपोजिटरी के अंदर भी आ चुका है। तो इस चीज को बोलते हैं क्लोन, जिसको हम फॉग के जरिए क्लोन करते हैं। अब फॉग जो ये होता है, ये हमारे सिस्टम के अंदर होता है, ये ग्लोबली नहीं होता। यानी जो उसका एक्चुअल गिट का और गिटहब थी जो फाइल थी, इसके अंदर हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम वो चेंजेस अपने रिपोजिटरी के अंदर कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ नया कोड ऐड किया, मतलब समझो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कुछ नया कोड ऐड किया, उसके अंदर कुछ किया, और लास्ट में मैं इसको मर्ज करने के लिए पुश कर दूंगा। हो सकता है उनको मेरा चीजें पसंद आए, मेरी आइडियाज पसंद आए, तो वो उसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज जिसके पास एडमिन रहेगा, जिसके पास ऑथेंटिकेशन रहेगा, सिर्फ वही मर्ज कर सकता है। मर्जिंग पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहती, कोई भी मर्ज नहीं कर सकता। ओके। पर हम पुल कर सकते हैं अपने लिए। ओके। तो जैसे मैंने क्लोन किया तो मेरे लोकल आईडी के अंदर आ गया, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट, जैसे VS कोड हो गया, जेट ब्रेन्स, या फिर कुछ और पाई चार्म्स वगैरह, जिसके अंदर हम एक्चुअल अपना कोड लिखते हैं। उसके अंदर कुछ कमिट किया, यानी कुछ चेंजेस किए। ओके। और अब क्या किया कि मैंने उसको वापस पुश कर दिया, पुश यानी उस सर्वर पे जो मेरी मेन गिटहब की रिपोजिटरी थी, जो
यहाँ पे इस कंडीशन में ओपन एआई की है, ओपन एआई, ओके, यानी जो चैट जीपीटी की ओनर कंपनी है उसकी। तो मैंने उसके अंदर वो चेंजेस पुश कर दिए, ओके। अब यही चीज पुल भी कर सकते हैं हम, जैसे हमने पुल किया यानी वो चीज हमारे लोकल सिस्टम के अंदर आ गई, ओके। और पुल करने के दो तरीके हैं, या तो हम पुल गिटहब पे करें अपने क्लाउड पे ही, या फिर हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर यानी इस मेरे वीसी इस वीएस कोड के अंदर भी पुल कर सकता हूँ मैं, और उसके अंदर कुछ चेंजेस किया। जनरली जब ये बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क कर रहे होते हैं तो हम गिटहब का डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, हम अपने फाइल्स के अंदर ही चेंजेस करते हैं जो हमने अपने फर्स्ट सेशन में देखा था, ओके। अब आता है जी बेसिक गिट कमिट ग्राफ। जो चीजें हम कर रहे हैं, मतलब कि मेरा एक दोस्त था, उसने कुछ कोड अपलोड किया और वो गलत कर दिया, तो उस चीज को मैं रिवर्ट करने के लिए जैसे कि हमने मर्ज के टाइम पे गया था तो वहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन था। तो देखो, ये मेरी पहली स्टेज हुई, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। कि पहला मैंने ये फाइल क्रिएट किया, उसके अंदर पहला मॉडिफिकेशन किया, उसके अंदर दूसरा मॉडिफिकेशन किया, और फिर तीसरा मॉडिफिकेशन यानी कमिट्स। तो पहले में मैंने वो फाइल क्रिएट की, कुछ वैल्यू ऐड किया यानी कुछ कोड ऐड किया या फिर कुछ नया चीज ऐड किया। थर्ड टाइम मैंने फिर कुछ ऐड किया, पर इस टाइम जो ऐड किया वो गलती से गलत कोड अपलोड हो गया। या फिर कभी तुमने देखा हो, अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो था वो डाउन हो गया था, जो उसकी कंपनी थी जो मैनेज करती थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा पुश कर दिया था जिससे पूरा विंडो अपडेट होने लगा था, जिससे ग्लोबली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, सारी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल करनी पड़ी थी, बहुत सारी चीजें हुई। तो अगर उनके पास रिवर्ट का ऑप्शन नहीं रहा तो उनको वही सारा काम दोबारा फिर से करना पड़ेगा, वही कोड लिखना, फिर से सब कुछ करना। अब जैसे ही उन्होंने रिवर्ट किया, जैसे कि हमने उन्होंने कर दिया था कोड के अंदर, जैसे ही फ्लैशेस वगैरह स्टार्ट हुए उन्होंने कर दिया था, तो उन्होंने क्या बोला कि अपने विंडो को अपडेट करो या फिर रीस्टार्ट करो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा ये डिफेक्टेड कोड था वो रिवर्ट हो गया, जो हमारा लास्ट टाइम पे था कोड, जो लास्ट इंस्टेंस था वहां पे हम आ गए, यानी ये चीज डिलीट हो गई, ये एग्जिस्ट नहीं करती अभी, ओके। और फिर यहाँ से मैंने एक नया कोड ऐड किया और एक उसको कमिट कर दिया। तो ये होता है गिटहब। नेक्स्ट फीचर इज गिटहब को पायलट। सो देखो, जैसे चैट जीपीटी है हमारा, वैसे ही को पायलट है, पर चैट जीपीटी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज्यादा यूज होता है, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज वो सब के लिए। पर जो अपना को पायलट है, जो इसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, वो डायरेक्टली कोड के लिए बनाया गया है, कि हमारे जो बग्स हैं बाकी सारे कोड के अंदर इशू जो है वो सारी चीजों को करने के लिए को पायलट बनाया गया है, ओके। तो एक सीरीज है गिटहब को पायलट की, जिसमें तुम अपना रिज्यूमे वगैरह बाकी सब कुछ बना सकते हो, ओके। तो ये लिंक तुमको मिलेगी, तुम चाहो तो एक्सेस कर सकते हो, और तुम अपना खुद का रिज्यूमे, इसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने मेंशन किया है कि क्या क्या है, अगर हमें एआई का फायदा मिला तो हमें यूज करना चाहिए, ओके। आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक्स की तरफ, जो है गिटहब एजुकेशन। तो गिटहब एक एजुकेशन प्रोग्राम रन करता है, जिसमें वो कुछ चीजें हम डेवलपर्स के लिए अवेल कराता है, ओके। तो जस्ट तुमको दिखाता हूँ क्या है गिटहब एजुकेशन। कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे गिटहब के जो हमको मिल सकते हैं हमारी कॉलेज की ईमेल आईडी पे, ओके। तो जस्ट तुम गिटहब की वेबसाइट पर गए, यहाँ पे ज्वाइन गिटहब एजुकेशन किया, और कमांड वगैरह सब कुछ दी गई है कैसे करना है क्या करना है। गिटहब गेट योर पैक, गिटहब अकाउंट से साइन इन करना, अपना स्टेटस वेरीफाई करो, और उसके बाद तुम्हें जो भी टूल्स हैं उनके बेनिफिट मिल जाए, ओके। तो जस्ट देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने गिटहब ज्वाइन किया तो कुछ फ्री चीजें हैं जो प्रीमियम है वो मुझे मिलेंगी अपने गिटहब पे, जिसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि मुझे को पायलट एक्सेस मिलेगा। अभी देखेंगे हम को पायलट कैसे वर्क करता है। तो जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करना, ओके। और तुम अपने गिटहब को पायलट के लिए तुमको यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम डालना, p.space r.potipatil। उसके बाद तुम्हें कुछ प्रोसेस है, जैसे ईमेल आईडी ऐड करना। हॉस्टल को अभी तक ईमेल आईडी नहीं मिली है,
इसको विजिबल नहीं है, जस्ट अ मिनट। सॉरी यार, कब से विजिबल नहीं है, तूने बताया नहीं क्या? अच्छा, ठीक है। कब से विजिबल नहीं थी, तुम बताओ तो मुझे, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा आगे आ गया। हेलो, कब से विजिबल नहीं थी, मतलब तुमको कहाँ से नहीं दिख रहा था स्क्रीन, वो बताओ सर। को पायलट का चल रहा था। तुमको यहाँ तक विजिबल था, ये वाली, ये ये पीपीटी? हाँ यस सर। हाँ तो देखो, ये बताता है इसके आगे से। तो ये सीरीज है जिसमें तुमको को पायलट का और डॉक्यूमेंट्स में समझने में आ जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है चीजें। तुम इसको देख लेना, वैसे फ्री है, ये कुछ पैसे नहीं लगते। हाँ, यहाँ से मैं बताता गिटहब एजुकेशन। गिटहब कुछ फ्री चीजें देता है हमारी कॉलेज आईडी पे, एंड आवर कॉलेज इज रजिस्टर्ड फॉर दैट। ओके, तो जस्ट तुम गिटहब या तो यहाँ से जाओ या इस लिंक से जाओ, गिटहब को पायलट पे गए, देखो उसी एजुकेशन पे गए, तो हमको ज्वाइन यहाँ पे github.com/education, फिर ज्वाइन गिटहब एजुकेशन किया। उसके बाद तुमको स्टूडेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कुछ ये तुमको अपना जो गिटहब अकाउंट है, एटलीस्ट तुम्हारा गिटहब अकाउंट 50 to 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा ओल्ड नहीं है और उससे कम ओल्ड है तो तुम नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो तुम, अगर तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लेना, और है तो जस्ट कंटिन्यू करना। तुम्हें कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, और जैसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा नेम वगैरह, और तुम कहाँ रहते हो वो डिटेल वगैरह। फिर तुमको ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा, कॉलेज का ईमेल एड्रेस जो तुमको कॉलेज से मिलेगा। ओके, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट के पास ये है। फाइनल ईयर के पास, जिसके पास नहीं है, कॉलेज से आप मांगिए, आपको मिल जाएगा कॉलेज से। एंड 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करना पड़ता, जस्ट इसमें पूरा सब कुछ दिया है, कैसे करना है, क्या करना है। अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम आती है, तुम एमएलएसए के किसी भी मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जस्ट तुमको अपना कॉलेज का नेम वगैरह P.space R. इतना इंसर्ट करोगे तो अपना कॉलेज आ जाएगा, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, तो जस्ट तुम यहाँ पे, और तुम्हारे लिए सेलेक्ट ऑप्शन का आएगा, मतलब ऐड दिस स्कूल। उसके बाद नीचे एक ईमेल आईडी का सेक्शन आएगा, जिसमें तुम्हें कॉलेज की ईमेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी, वो ईमेल आईडी इधर पुट करना पड़ेगा। और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए तुम्हारा कॉलेज आईडी लगेगा, जिससे वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ तुम इसी कॉलेज से बिलोंग करते हो। ओके, और उसके बाद कंटिन्यू करोगे, अराउंड 3 to 4 डेज के अंदर, मतलब वैसे तो तुरंत ही अप्रूव हो जाता, पर 3 to 4 डेज के अंदर तुमको गिटहब प्रीमियम का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, कुछ कंडीशंस है वो पढ़ लेना, और यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, नहीं होता तो हमसे कांटेक्ट करो। ओके, तो जब मैंने किया था, तो पहले टाइम तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मेरा वो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं था। तो उसको ऑन करने के बाद अप्रूव हो गया, एंड 3-4 दिन के अंदर मुझे मेल आ गया कि हाँ मेरे जो भी फीचर्स हैं गिटहब प्रीमियम के, वो मैं एक्सेसिबल कर सकता हूँ। और तुमको इसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि क्या क्या फीचर्स है। वैसे जनरली बहुत सारे फीचर्स हैं जो तुमको अपने कॉलेज की ईमेल आईडी पे मिल सकता है, जहाँ डेटाबेस से लेके आर्डिनो से लेके आईओटी सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ तक कि नोशन को भी उन्होंने अभी कोलैबोरेट करके इंक्लूड कर लिया है। ओके, तुम्हें नोशन का भी एक्सेस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है। ओके, और तुम्हें दिखाता हूँ गिटहब का थोड़ा ट्रायल। वैसे तो मैंने एक नया फाइल बनाया HTML पे। ओके, सो ओके, मैं अपने फोल्डर पे गया, HTML, एक नया फाइल ऐड किया। समझो कि मैं चाहता हूँ कि फ्रंट पेज बनाऊँ अपने वेबसाइट के लिए, तो को पायलट कैसे एक्टिव रहेगा तो वो दिखाते हैं तुमको। ठीक है, तो इस पे लिखा फ्रंट डॉट HTML। आई थिंक हमको इतना तो आता होगा कि गिटहब कैसे यूज कर, सॉरी, VS कोड कैसे यूज करते हैं। तो ये एक्सटेंशन है, हर फाइल के लिए एक एक्सटेंशन बनाई जाती है। डॉट सी के लिए डॉट सी से बनता है, जैसे तो मैंने डॉट सी कर दिया, तो अब ये सी की फाइल बन गई यहाँ पे। कोई डॉट HTML लिखा, तो ऐसा गिटहब बहुत, सॉरी, VS कोड बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, बहुत सारी लैंग्वेज को, आई थिंक जनरली सभी को करता है। तो तुम, अगर तुम चाहो तो तुम, अगर ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, तुम कॉटलिन का भी यूज कर सकते हो।
ओके, आई थिंक एक्सटेंशन कुछ गलत है, EL करके कुछ है। तो उसका भी तुम कर सकते हो, मुझे एक्सटेंशन याद नहीं है, तो तुम उसका भी याद कर सकते हो। मैंने ये फाइल क्रिएट किया। ओके, अब देखो, जैसे ही तुमको तुम्हारे कॉलेज की ईमेल आईडी पे तुमको गिटहब का प्रीमियम मिलेगा, तो तुमको VS कोड अपना ओपन करना है। VS कोड के अंदर एक्सटेंशन में जाके तुमको गिटहब का कोपायलट यहाँ पे तुमको ऐड करना पड़ेगा कॉलेज की ईमेल आईडी के अंदर, और सॉरी VS कोड के अंदर कोपायलट जस्ट मेरे में पहले से है, तुमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तुमको साइन अप करने को बोलेगा। अगर तुम्हारे पास प्रीमियम है, यानी तुमको मिल चुका है, तुम्हारा अप्रूव हो चुका है, तो तुम्हारे पास एक ऐसा आइकन आएगा को पायलट। जस्ट इसको मैं करके दिखाता हूँ क्या है। जैसे मैंने को पायलट, अभी इससे मैंने चैट किया, मैंने क्या बोला इसको कि ये मेरे को कोड दो। चैट जीपीटी जो है ना, वो थियोरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करता है, पर को पायलट डिजाइन या प्रोग्रामर्स के लिए एकदम अपना थियोरेटिकल पे फोकस नहीं करता, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे। मैंने इसको कुछ कमांड दिया, राइट ए HTML कोड फॉर sign in, make sign in section in center, मतलब कुछ कमांड दिया। ओके, सॉरी, सेंटर एंड इट रीडायरेक्ट, समझो कि मैंने इसको जो कमांड दे रहा, रीडायरेक्ट टू गिटहब आफ्टर साइन इन। एंड मैंने और मैंने उसको क्या दिया, फुटर में मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड इन फुटर, जस्ट ऊपर लिख के देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा क्लब है उसका लिंक ट्रिक एक्सेस वो दे। ओके, तो मैंने जस्ट इसको ओपन किया और पेज में गए, ऐड फुटर, मैंने अपनी लिंक ट्री पेस्ट की, ऐड दिस लिंक। ओके, तो जस्ट मैंने इसको कमांड लिख के सेंड कर दिया। तो ये थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिया, मुझे कोड दिया। ओके, सो देखो ये पूरा कोड दिया। अब इस कोड को जस्ट मैंने इंसर्ट कर दिया अपने फाइल के अंदर। वैसे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और वो लाइव सर्वर की तरह रन करता हूँ। तो जैसे इसने लाइव किया, देखो, और कुछ साइन इन पेज डेवलप हो गया, उसमें कुछ पासवर्ड है, और जैसे ये पहले से ही है, मतलब जो मैंने मेरा यूज करता हूँ वैसे जनरली डेमो के लिए, ये उसके लिए है। मैं कुछ नया भी ऐड किया, रन किया, पासवर्ड को कुछ रैंडमली 1 2 3 4 करके दे दिया, क्या कुछ और दिया। ओके, और देखो, जैसे ही देखो, ये तो हमारे सिंपल सा पेज है, जैसे जैसे हम कमांड से ऐड करते गए वैसे वैसे चीजें डिफरेंट होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिख पे गया, मैंने एक स्पाइडरमैन इमेज सर्च किया, थोड़ा और चेंजेस करते हैं अपनी। ओके, तो जैसे ये इमेज किया, विजिट किया, कॉपी इमेज एड्रेस को, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, मैंने इसका लिंक कॉपी किया। और मैं क्या करता हूँ, जो मेरा को पायलट था उसके अंदर मैंने एक और टास्क दिया, ये जो लिंक है इसको ऐड करो और मुझे बैकग्राउंड की तरफ दिखाओ, ऐड दिस इमेज एज बैकग्राउंड। ओके, फॉर माई लॉगिन पेज। तो फिर से कुछ कोड जनरेट करके देगा। ओके, तो मैंने इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, मैं इसको लाइव सर्वर के लिए वर्क कर रन करता हूँ।
सॉरी, वो जो लिंक थी वो अपडेट नहीं हुई। जस्ट मिनट, आई थिंक वो लिंक की जगह मुझे उसका एड्रेस की जगह वो लिंक ही दे दिया, और लिंक वो इमेज ऐड नहीं की, तो फिर वो इमेज विजिबल नहीं होगी। सॉरी, हाँ, क्योंकि वो इमेज है नहीं मेरे इसके अंदर, इस फाइल के अंदर, तो वो नहीं हो रहा। अगर मैं वही इमेज को जस्ट डाउनलोड करता हूँ, लिंक लोकल डिस्क के अंदर गया, मैंने अपना फोल्डर चूज किया, HTML, इसके अंदर HTML यहाँ पे सेव किया। ओके, भी तो हो जाना चाहिए। अब देखो, सॉरी नहीं फेच कर पा रहा वो। अगर कर लेता तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे वो स्पाइडरमैन की इमेज थी। और देखो, जैसे ही मैंने लिंक ट्री पे क्लिक किया, ये मुझे रीडायरेक्ट कर दे रहा मेरे MLSC पे। ओके, उस पे लिंक ट्री पे साइन इन किया, तो साइन इन करने के बाद जैसे हमने कमांड दिया था कि वो मुझे गिटहब पे रीडायरेक्ट करे, तो ये गिटहब पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो हमारा गिटहब कोपायलट का बेनिफिट यही है कि वो हमारी कोड को बहुत इजी वे में कर देता है। मैं जैसा चाहूँ वैसा कमांड दे सकता हूँ, और उस हिसाब से मैं चीजें वर्क कर सकता हूँ। ओके, तो तुमको जैसे कॉलेज की ईमेल आईडी मिलती है, एटलीस्ट गिटहब अकाउंट अभी बना लो, और कॉलेज की ईमेल आईडी मिलती है तो बहुत काम कर लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, कुछ टिप्स है तुम्हारे लिए, जैसे तुम गिटहब पे वर्क कर रहे हो, तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दो अभी से। जैसे तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम करना शुरू कर दो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, तुम छोटे कोड भी लिखते हो, पर तुम्हारे फोन से नहीं होता है। समझो कि तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं फोन से करूँ, तो वो भी पॉसिबल है। जस्ट तुमको डेस्कटॉप ही यूज करना पड़ेगा, और ये गिटहब यही यूज करना पड़ेगा। क्या किया कि जैसे मैंने अपना वो फाइल रिपोजिटरी के अंदर गया, इंट्रो टू गिटहब वन। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मैं, सॉरी, यहाँ पे ऐड फाइल कर सकता हूँ, तो नई फाइल क्रिएट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहले से कोड अगर सेव किया है, तो वहां से मैं डायरेक्टली चूज भी कर सकता हूँ। और जैसे कि मैंने ये चूज किया, अब इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। ओके, तो अगर तुम्हारे पास VS कोड नहीं है, तुम्हारे फोन में ही कोड है, तुम जस्ट गिटहब क्रोम से लॉगिन करो और चीजें उधर कर दो, अपलोड कर दो। ओके, और यहाँ से मैंने इसको कमिट किया। एटलीस्ट अपना गिटहब कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दो। देखो, जैसे मैंने किया, ये यहाँ पे ऐड हो गया मेरी इस रिपोजिटरी का मेन फाइल के अंदर, मेन ब्रांच के अंदर, सॉरी। ओके, क्या है, ऐड फाइल से मैसेज है। मैसेज हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ऐड मैसेज भी अपलोड, तो मैंने अपलोड कर दिया। तो वैसे ही हिस्ट्री देखा तो लास्ट में देखा कि यहाँ पे फाइल अपलोड किया है। तो तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। बेसिकली छोटा मोटा कोड भी लिख के किया, तो वो तुम्हारे गिटहब को फायदा ही देगा। करते रहो, कुछ तो कुछ करते रहो। ऐसा नहीं है कि बस पेंटिंग देखा, सेशन खत्म कर दिया। ओके, रीड द डॉक्यूमेंटेशन एंड गाइड्स। देखो, कुछ लाइसेंस है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गिटहब बहुत एक्टिव है। गिटहब बहुत जल्दी डिटेक्ट करता है, और तुम्हारी कुछ रॉन्ग, तुमने कोई हरकत की उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो एक बार पहले गिटहब के बारे में पढ़ लेना, गिटहब कैसे वर्क करता है, सब कुछ। हाँ, और सेकंड थर्ड थिंग इज कि तुम अदर डेवलपर को भी फॉलो कर सकते हो, तो वो चेंजेस क्या कर रहे हैं। कंपनीज को फॉलो कर सकते हो कि वो क्या कर रही है। और हाँ, एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल मत डरो। ओके, तुमने जो भी कोड किया उसके अंदर मर्ज करते जाओ, चीजें करते जाओ। तुम जितना करोगे तुमको उतना समझ में आएगा कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। थ्योरेटिकल चीजें उतनी वर्क नहीं करती, मुझसे प्रैक्टिकली करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, फिर आते हैं हम अपने प्रोग्राम के लास्ट में। अब तुम्हें टास्क है कि तुम्हें अपनी खुद की, जो तुमने गिटहब अकाउंट तुमने बनाया होगा, दिखाता हूँ तुमको। जैसे कि ये मेरा गिटहब अकाउंट है। ओके, सॉरी, ये मेरा गिटहब अकाउंट है। मैं अपने अकाउंट के अंदर गया, तो मैंने एक रेडमी फाइल पहले से क्रिएट की है। ओके, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, जिसके अंदर मेरा नाम है, मैंने कैसे ऐड किया। तुमको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि मैंने ये क्या क्या किया गया है। ओके, तुमको कैसे रीच करना है, क्या है मेरा डिटेल वगैरह, कौन कौन सी लैंग्वेज मुझे आती है, मेरा गिटहब का स्टेटस क्या है कि अभी तक मैंने मेरी एक रिपोजिटरी को स्टार्ट किया गया है, अब तक 42 कमिट्स किया है, 4 पुल रिक्वेस्ट किया है,
अभी तक एक भी इशू नहीं आया और लास्ट 3 ईयर से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यानी 2022 से। ओके, और उसके बाद ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, जस्ट मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे रीडायरेक्ट कर देगा। और ये सब कुछ तुम HTML से भी कर सकते हो अगर तुम्हें आता है, नहीं तो एक ऑनलाइन जनरेटर होता है, तुम रीडमी कोड जनरेटर, रीडमी जनरेटर का भी यूज कर सकते हो। यहाँ से भी तुम अपने प्रोफाइल के लिए कोड जनरेट कर सकते हो, मैंने यहीं से किया है। अच्छा तुम मतलब यही देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट यही मैंने यूज किया है, ये वाला जो भी लैंग्वेज आती है उसके स्टैट्स और जो भी है, स्टैंडर्ड से देखो ये वाला मैंने यूज किया है। ओके, ये वाला तो वैसे तुम ये वेबसाइट से भी कर सकते हो, पर मैं कहूंगा कि तुमको खुद से करो। और तुम थोड़ा डिटेल वगैरह ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो इससे, पर मेजोरिटी ट्राई करो कि तुम खुद से करो जो भी है। ओके, और ये मेरे बैचेस जो भी मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट किया उसके कुछ लिंक तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो उसको फीच करके। मेरे प्रोफाइल पे अब तक कितने विजिट हुए हैं, यानी मेरी गिटहब को कितने लोगों ने अब तक विजिट किया है। ओके, और ये यूनिक नहीं है, जस्ट मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा 427। ओके, जस्ट कितनी बार, और ये सारी चीजें तुम करते जाओ। ओके, तो ये गिटहब के अंदर एक और चीज है जो होता है हीट मैप। ये हमारा कंट्रीब्यूटर ग्राफ है जिसके अंदर जो जो मैंने चेंजेस किए ये उसका रिकॉर्ड रखता है, यहाँ से हमको दिखता है। देखो, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने अक्टूबर 24 मैंने कुछ चेंजेस किए, एक कुछ कमिट किया, रिपोजिटरी क्रिएट की 3 रिपोजिटरी, कुछ पुल पुश किया, कुछ रिक्वेस्ट को मर्ज किया, तो उसका ग्राफ यहाँ दिखता है। तो मैंने आज अक्टूबर 14 को 17 कंट्रीब्यूशन किया, जितना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन उतना हिट में तुम्हारा इसका अच्छा दिखेगा। और करते रहो, कुछ ना कुछ तो करते रहो, ऐसा नहीं कि बस पेंडिंग बैठे हो। ओके, जस्ट ओके, तो अपने रीडमी फाइल जो तुम्हें रेड करना है उसके अंदर कुछ टास्क होंगे। तुम अपना इंट्रोडक्शन, तुम्हें कौन सी स्किल आती है, तुम्हें कुछ डोमेन का नॉलेज है अच्छे से, जैसे मुझे क्लाउड का नॉलेज है तो मेरे गिटहब के अंदर मैंने क्लाउड को ऐड किया हुआ है, गूगल क्लाउड को। ओके, वैसे ही तुमको जिसका नॉलेज है वो चीज़ ऐड करो, अपना एजुकेशन और एक्सपीरियंस, तुम इससे पहले कभी वर्क किए हो कहाँ पे, कुछ भी जो भी तुमको लगता है ऐड करना चाहिए। पर हाँ, वो चीज़ें पब्लिकली हो, ऐसा नहीं कि तुम ऐड कर रहे हो कि मैं अपने सेकेंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में मैं क्लास का CR था, वैसा मत करना। ओके, जो भी कुछ एक्चुअली जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जब भी कंपनीज आती है तो वो गिटहब का लिंक मांगती है तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल का, जिससे वो ट्रैक कर सके। तो अगर तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल अट्रैक्टिव है तो वो तुमसे जरूर सवाल पूछेंगे तुम, और अपने बेसिक कॉन्टेक्ट के तुमसे कैसे कॉन्टेक्ट किया जा सके। तो मैं ये तुम्हारा टास्क है। और जो टॉप 3 विनर्स होंगे, मतलब जिनकी रेपोजिटरी सबसे बेस्ट होगी, डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ, ओके, उन टॉप 3 विनर्स को गिटहब प्रीमियम मिलेगा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, सॉरी लिंक्डइन प्रीमियम मिलेगा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। ओके, और जो हमारा लास्ट इवेंट हुआ था बिल्ड एंड डिप्लॉय विद VS कोड एंड गिटहब, उसके भी साथ में डिक्लेयर होंगे विनर्स। ठीक है, ये तुम यहाँ से तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे है, तो अगर चाहो तो उनका वहां से तुम परफॉर्म भी कर सकते हो। ओके, तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बढ़ जाएगी कि कैसे वर्क करता है। ओके, एंड वन मोर थिंग कि हम क्लब में नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के लोगों को, कुछ डोमेन हमने नए बनाए हैं, कुछ नए लोगों को भी हम ऐड करना चाहते हैं। तो तुम उसके लिए तुम्हें फॉर्म का डिटेल मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, तुम्हें वो फॉर्म भरना है। मे बी 23 to 25 अक्टूबर के बीच तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अगर देखो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे, एटलीस्ट तुमको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, तुम पब्लिकली बोल सकते हो, और तुम्हारे टेक्निकल जिस भी डोमेन के लिए तुमने अप्लाई किया है उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। और MLSC ज्वाइन करने का अपना अलग बेनिफिट है, तुम्हें जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन सबका प्रीमियम टिल ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर में तुमने ज्वाइन किया, सेकेंड ईयर में तुम लीव कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रेजुएशन तक साथ रहेगा।
लिंक्डइन प्रीमियम मिलेगा तुमको, गीटा प्रीमियम मिलेगा, एज़्योर का प्रीमियम मिलेगा। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। उन सबका जो भी माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है उनका प्रीमियम मिलेगा, जो तुम्हारी एक्चुअल सॉफ्टवेयर जर्नी में हेल्प करेंगे। ओके, नाउ Q&A सेशन। अगर तुमको कुछ डाउट है अभी पूछ सकते हो। ऐसे सेशन हमारा थोड़ा लंबा चला गया, पर अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कुछ है डाउट, कुछ ऐसा कुछ जो तुम्हें समझ में नहीं आया या फिर तुम्हें लगता है कि पूछना चाहिए, पूछो। नथिंग सर। ठीक है, नहीं दिक्कत है। एटलीस्ट किसी ने तो रिस्पॉन्स किया, थोड़े तो एक्टिव हो तुम। ओके, हाँ, हम डॉक्यूमेंट तुम्हें, हाँ, डॉक्यूमेंट के लिए तुमको हमारा जो दूसरा ग्रुप है ना, तुमको वो ज्वाइन करना पड़ेगा। एक हमारा ये वाला ग्रुप जस्ट दिखाता हूँ। हम चाहते हैं क्लस्टर ना हो, तो तुमको ये वाला जो है MS टेक एंड रिसोर्स फाउंड है, इस वाले ग्रुप पे तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे तुमको सारा डॉक्यूमेंट, इसकी रिकॉर्डिंग और रिज्यूमे क्रिएट करने का, बाकी सब कुछ जो भी डिटेल्स है सबका तुमको उधर मिल जाएगा लिंक। ओके, नहीं डाउट है तो बस एक काम करो, अगर तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा फीडबैक दे दो यार, हमको फीडबैक दे दो, चीजें कैसी थी, तुम्हें कितना समझ में आया। तुम रेट कर सकते हो, तुम इसको स्कैन करो, अगर लैपटॉप से ज्वाइन हो, अगर फोन से ज्वाइन हो तो इसका जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फीडबैक दे देना। ओके, कर रहे हो या तुम लोग नहीं, बताओ मुझे। सर, हाँ बोलो ना। सर अभी जैसे अभी हमारी MSc 1 आ रही, मतलब मिड टर्म वाली, मिड तो सेम, हाँ तो बोलो ना। ये सारी चीजें अब करना जरूरी है क्या? और तुम अपना रिज्यूमे फाइल तो जस्ट एक दिन के अंदर क्रिएट कर सकते हो, अगर अभी क्रिएट किया तो जस्ट 15-20 मिनट लगेगा क्रिएट करने में। ओके, पर जो टीम मेंबर्स का रिक्रूटमेंट है उसके लिए हम मिड सेम की, तुम्हारी जो मिड टर्म की एग्जाम है उसके बाद ही करेंगे, तुम्हारे फ्री होने के बाद ही। पर जैसे कि इसका जो विनर का लिस्ट डिसाइड करना है उसके लिए तुमको अभी करना पड़ेगा। ओके, ओके सर। तुम्हारा जनरली बाद में ही होगा, टेंशन मत लो। ओके, सर और पर्पस ऑफ क्लब में, सिलेक्शन फाइन। हाँ बोलो ना। सर और अगर क्लब में हमें आना है तो उसमें एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब क्लब में आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, हमारे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी आगे इवेंट होंगे, हम डायरेक्टली अंडर द माइक्रोसॉफ्ट है, हमें डायरेक्टली उधर से ही ऑर्डर आती है। जैसे भी जो भी एक्टिविटीज उनके रहती है हम डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं। तो समझो कि अभी जो हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा, एक कॉन्फ्रेंस है, 3 डेज कॉन्फ्रेंस अमरावती के अंदर, .NET के ऊपर। .NET एक लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, तो उसके ऊपर सेशन है 3 डेज का। तो तुम्हें एटलीस्ट जिस डोमेन के लिए तुम अप्लाई किया तुम्हें उनको नॉलेज होना चाहिए, ताकि तुम वो चीजें बता सको बच्चों को। तो MLSC स्टूडेंट क्लब है, टोटली स्टूडेंट के द्वारा ही वर्क किया जाता है इसमें। हमारी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल सब कुछ यहीं पे डेवलप हो गया। तो उसके लिए तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग, रिलेशनशिप तुमको आना चाहिए कि दूसरों से कैसे बातें करते हैं, वो सारी चीजें तुमको सीखने को मिलेगा। और तुम्हें इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। तुमने क्या सिखाया, तुम्हारे रिज्यूम बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा ये। कि जैसे कि तुमने एक इवेंट लिया था जो पूरे अमरावती के लिए अवेलेबल था, तुम ये लिख सकते हो कि हाँ, मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इसमें ये था, मैंने ये चीजें बताई बच्चों को, .NET के बारे में बताया, C++ के बारे में बताया, C# के बारे में बताया, वो सारी चीजें। ओके, ओके सर। हेलो हेलो। लाइसेंस देखो। हाँ बोलो। हाँ सर, ये रीडमी फाइल बनाने के बाद फिर शोकेस कैसे करना है उसको? और तुमको एक हम वो भेजेंगे, जस्ट फॉर्मेट, तुमको मुझे मेंशन करना है, वेब डेवलपमेंट के लीड और को लीड्स को मेंशन करना है, MLSC किया जैसे लास्ट टाइम किया था ना, सिंपली वैसा करना हाँ है। अब तुम्हें अपना ठीक है गिटहब ठीक। का लिंक देना है। देखो जस्ट मैं तुमको ना क्या करता हूँ,
तुमको फॉर्म का लिंक भेजेगा अभी। हाँ, अगर ये लिंक मैं चैट में पेस्ट कर रहा, तुमको मिली या नहीं बताना। ये लिंक ओपन करो, जैसे तुमने रेडमी फाइल क्रिएट किया ना, उसका सारा डेटा तुम यहाँ भरना। ओके, हम तुम्हारी गिटहब के प्रोफाइल से हम वेरीफाई कर लेंगे कि तुमने कितना किया। ठीक है, तो लाइसेंस क्या होता कि एक जो भी मैंने कोड लिखा, समझो कि जो भी मैंने एक कंपनी ओन करता हूँ और मैंने उसका कोड लिखा, वो कोड मेरा कोड मेरी परमिशन के बिना कोई और नहीं यूज करना चाहिए। ऑब्वियसली उसको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उसको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो चीजें वो एक्सेस कर सकता है। बिना परमिशन के अंदर अगर मेरे से परमिशन नहीं लिया और वो चाहता है कि वो अपना चीजें अपडेट करे और मेरी रिक्वेस्ट के अंदर मर्ज करना चाहे जो भी मेरी रिपोजिटरी है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर लाइसेंस सिस्टम डेवलप किया गया है गिटहब के अंदर। बहुत सारे हैं, जिसमें से एक एमआईटी जो बहुत फेमस है, कॉमनली यूज होता है, जिसके अंदर कुछ बेसिक रूल्स है कि हाँ ये तुम ओनर का परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते, और भी कुछ है। लाइसेंस का बेनिफिट वहां पे है। ओके, और भी कुछ डाउट, कुछ भी तुम्हें लग रहा है कुछ पूछना चाहिए तो पूछ लो। अगर नहीं है तो ये फॉर्म का जो लिंक भेजा है, तुम ये फॉर्म के लिंक ओपन कर लो या सेव कर लो, ग्रुप पे वैसे मिल जाएगा। तुमको यहाँ पे अपनी रेडमी फाइल अपलोड करनी है। ओके, ठीक है, फिर ये सेशन एंड करते हैं यहीं पे। तुमको और ये सारे तुमको ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये सबको तुमको मिल जाएगा। और हम चाहते हैं कि तुम खुद से करो चीजें, खुद से समझोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अगर तुम्हें कुछ अभी भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, है या नहीं है। रीड में फाइल कब तक बनानी है सर? नेक्स्ट 48 आवर्स, मतलब ओके जब ये ओके, अभी थैंक यू। ये सेशन एंड होगा तो हम डिटेल वगैरह सब पोस्ट कर देंगे ग्रुप पे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक। जस्ट और वेदांत, तुमने पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या गूगल अकाउंट किस चीज के लिए, गिटहब के लिए, किस चीज के लिए तुम अकाउंट यूज करना चाहते हो, वो थोड़ा स्पेसिफाई करोगे। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक तुमको मिल जाएगी, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। मेरे यहाँ लाइट नहीं गई तो पूरी रिकॉर्ड है। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग का लिंक तुमको मिल जाएगा, तुम आराम से देखो उसको, जैसा है वैसा करो। हम तुमको यूट्यूब का कुछ रिसोर्सेज भी दे देंगे जहाँ से तुम वेरीफाई कर सकते हो कि चीजों को तुम प्रॉपरली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके वेदांत, तुम अगर चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, तुमको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट गिटहब अकाउंट किस लिए यूज करना है, गिटहब के लिए या फिर किस लिए पूछ रहे हो एग्जैक्टली। फॉर्म के लिए कुछ नहीं, फॉर्म तो तुम अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी सेव कर सकते हो, पर जो तुम्हारा गिटहब अकाउंट होना चाहिए वो तुम्हारी पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। हाँ, एक और चीज तुमको बता देता हूँ, तुम जहां भी कुछ भी कर रहे हो, जहाँ पे कॉलेज की ईमेल आईडी रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पे तुम कॉलेज की ईमेल आईडी यूज मत करना। एक रिकमेंडेशन है, क्योंकि कॉलेज की ईमेल आईडी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। ओके, तो जो भी तुम पर्सनल डिटेल्स भर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे कॉलेज की ईमेल आईडी यूज मत करो। हाँ, जहाँ तुमको कुछ डिस्काउंट वगैरह लेना है वहाँ पे तो तुमको यूज करना ही पड़ेगा, ईमेल आईडी उसी के लिए मिली है। ओके, और कोई डाउट, कोई सवाल सर कुछ भी। ये कॉलेज की ईमेल आईडी का मतलब क्या है? और तुमको कॉलेज की अभी तक तुमको मिली नहीं है इसलिए, पर तुमको मिलेगी, रुको जस्ट दिखाता हूँ तुम्हें। जस्ट ए मिनट, मैं तुमको दोबारा प्रेजेंट करता हूँ। तुमको नेक्स्ट तुम्हारे मिड सेम के जस्ट बाद तुमको मिल जाएगी।
क्योंकि सबका एक साथ डिटेल करना मुश्किल होता है। देखो जैसे ये हमको मिली कॉलेज की ईमेल आईडी, कॉमन कॉलेज की ईमेल आईडी में कहना है कॉलेज का डोमेन है @PRPhotePatil.ENG.AC.in। ओके, और ये मैनेज करता है अपना कॉलेज। हमको ऐसे मिला है, इस फॉर्मेट में मिला है, जैसे हमारे नाम का यूज करके। पर जैसे सेकेंड ईयर जो भी है, हम थर्ड ईयर में है, तो सेकेंड ईयर को ऐसा नहीं मिला है, उनके लिए उनके ब्रांच वाइज मिला है। तुमको कैसा देते हैं वो मुझे फिर से नहीं पता। अगर तुम्हारी पर तुम्हारा ये जो डोमेन है ना @PR ये होना चाहिए। और अगर तुम चाहो तो तुम अभी खान सर से कांटेक्ट कर सकते हो, जिसान खान सर से, ये वही मैनेज करते हैं। तो अगर तुमको अर्जेंटली चाहिए तो वो दे सकते हैं। ओके, और रीड में तो तुम अपने खुद के ईमेल आईडी पे क्रिएट कर सकते हो, खुद के गिटहब अकाउंट पे। और डिस्काउंट लेने के लिए जब तुमको कोपायलट यूज करना पड़ेगा, उस टाइम पर तुमको कॉलेज की ईमेल आईडी चाहिए, जब भी तुमको एज़ोर का बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल तो अभी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टीम मेंबर्स के लिए ही है। अगर एज अ टीम मेंबर तुम ज्वाइन करते हो तो तुमको जस्ट नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ओके, तो वो एज़ोर का तुमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, और फिजिकल स्वैग तो नहीं मिलने वाला, वर्चुअली जो भी मिल रहेगा सब तुम्हारे बेनिफिट के लिए रहेगा, जो एक्चुअली तुम्हारे डेवलपर के लिए, एज अ डेवलपर तुम्हें हेल्प करेगा। ओके, सो लगभग 2 घंटे का सेशन हो गया है, तो एंड करते हैं। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी है तो पूछ लो अभी भी। नहीं आता तो मीटिंग लेफ्ट कर दो, लेफ्ट करना शुरू कर दो।